हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। और बच्चों आज अपन पढ़ने वाले हैं आपकी केमिस्ट्री का चैप्टर 3 जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। सबसे पहली बात बच्चों कि जो भी आपके मैटर होता है वो कौन से दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो होता है एलिमेंट, ठीक है, एक होता है कंपाउंड, ठीक है बच्चों। अब जो आपका एलिमेंट है, एलिमेंट जो है आपका वो फर्दर डिवाइड होता है तीन पार्ट में जो अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों? एक तो होता है मेटल आपका, एक होता है आपका नॉन मेटल और तीसरा क्या होता है आपका मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं बच्चों? जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं। मेटल की प्रॉपर्टीज अभी अपन पढ़ने वाले हैं आगे इस चैप्टर में और नॉन मेटल की भी पढ़ने वाले हैं। फिर जो आपका कंपाउंड होता है, कंपाउंड जो अपन ने आपका प्रीवियस चैप्टर पढ़ा है, क्या पढ़ा था? एसिड, बेसिस एंड सोल्ट। तो नॉर्मली ऐसा ही होता है, जो भी आपका मैटर होता है वो एलिमेंट और कंपाउंड टाइप का होता है। एलिमेंट फर्दर डिवाइडेड होता है मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स में, और जो कंपाउंड होते हैं जो अपन प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो है एसिड, बेसिस एंड सोल्ट। तो आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? आज अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि जो आपका मेटल होता है और नॉन मेटल एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। सबसे पहले आपकी जो पीरियोडिक टेबल है, क्योंकि आपके जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सारे पीरियोडिक टेबल में है, तो अपन उसके बेसिस पे देख लेते हैं कि कौन से मेटल होते हैं, कौन से नॉन मेटल होते हैं। तो आपकी जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में बच्चों जो आपका ये वाला पार्ट होता है ये सारे क्या होते हैं बच्चों? मेटल्स, ठीक है। जो आपके इधर वाले सारे होते हैं ग्रुप वो क्या होते हैं आपके बच्चों? नॉन मेटल। और उनके जो बीच में होते हैं, ये जो आप देख रहे हो, ये जो एलिमेंट होते हैं इसको बोलते हैं मेटलॉइड्स। क्या होते हैं बच्चों? ये होते हैं मेटलॉइड्स। ये जो आपके सारे होते हैं पीरियोडिक टेबल में बच्चों, तो ये होते हैं नॉन मेटल। और जो आपके इधर वाले सारे होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? मेटल होते हैं। इसमें जो अपनी इनर्ट गैसेस है वगैरह और जो कुछ ऐसे कंपाउंड जो गैसेस की फॉर्म में मिलते हैं वो सब अलग है, ठीक है बच्चों। अपन अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअल में मेटल और नॉन मेटल होता क्या है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं मेटल क्या होता है, ठीक है बच्चों। अभी अपन जो मेटल के जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो अपन लास्ट में पढ़ेंगे या मिडिल में पढ़ेंगे कि जो एक्चुअल मेटल क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, किस चीज को आप बोलते हो कि मेटल है, तो वो अपन अभी आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं मेटल जो होती है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। मतलब मेटल के जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें क्या होते हैं? 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा बच्चों आउटर मोस्ट शेल मतलब जैसे कोई भी जो एलिमेंट होता है उसमें क्या होते हैं? शेल्स होते हैं कि ये यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है, यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फिर ऐसे शेल्स हो रही होती है, ठीक है। तो जो लास्ट सेल में उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं बच्चों? आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन या फिर क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जो मेटल्स होते हैं, मेटल के आउटर मोस्ट शेल में क्या होते हैं बच्चों? 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। किसी में 1 होगा, किसी में 2 होगा, किसी में 3 होगा, इससे ज्यादा वो एक्सीड नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। बच्चों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। कंपैरिजन आ जाता है, कभी इसी से क्वेश्चन पूछ लेते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है बहुत ज्यादा एक्सेप्शंस होती हैं। अब सबसे केमिस्ट्री का सबसे जो डिफिकल्ट पार्ट होता है जो बच्चों को लगता है वो यही होता है कि एक्सेप्शन केसेस। एक्सेप्शन केसेस कैसे याद रखें, क्या करें, तो इसी यही अपन आगे पढ़ने वाले जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है इसमें कुछ कुछ एक्सेप्शंस है और वो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं 1 2 मार्क के, जनरली शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, वो हमेशा जो मोस्टली बनते हैं वो किससे बनते हैं बच्चों? एक्सेप्शन से बनते हैं। तो एक्सेप्शन केसेस अच्छे से पढ़ना है। मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जितनी भी मेटल होती है वो क्या होती है बच्चों? सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पर। अच्छा अगर मैं आपको बोलूं मेटल तो आपको आना चाहिए आपके दिमाग में कि किसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। कोई एलिमेंट तो आना चाहिए। या तो आप इमेजिन कर लो कि आप क्या कर लो? सिल्वर कर लो, या क्या कर लो बच्चों? आप गोल्ड कर लो, या फिर क्या कर लो? आयरन कर लो। इनमें से कोई सा भी 3 चीज आप इमेजिन कर लो कि मेटल में आनी चाहिए, ठीक है। तो मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। कि आयरन की कितनी भी चीजें वो कितनी कैसी होती है बच्चों? सॉलिड होती है, ठीक है। ऐसे इमेजिन करके चलते रहो, ठीक है। इसमें एक एक्सेप्शन केस है जो कि क्या है? मर्क्यूरी। क्या है बच्चों? मर्क्यूरी। ये क्या केस है? एक्सेप्शन केस। मैं आपको जैसे आप नोट्स बना रहे हो तो जो एक्सेप्शन केसेस होते हैं ना उसको एक ब्रैकेट में बंद कर लो, ताकि जब भी आप आगे लास्ट में जब पढ़ रहे होंगे, एक ओवरव्यू दे रहे होंगे, तब आपको सिर्फ जो एक्सेप्शन केसेस है वो हाईलाइट वे में एक बार मिले। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर मर्क्यूरी क्या होता है बच्चों? लिक्विड स्टेट में होता है। बाकी जितने भी मेटल है वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। सिर्फ मर्क्यूरी ऐसा मेटल है जो क्या होता है बच्चों? लिक्विड स्टेट में होता है। फिर आता है मेटल्स आर मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब क्या है बच्चों? इनको थिन शीट्स में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी भी मेटल को आप बीट करोगे, बीट करके इसको थिन शीट्स में कवर कर सकते हैं।
जैसे बहुत सारे बच्चों को मिठाई पसंद होगी, तो मिठाई में बच्चों बताया आपको सिल्वर या फिर गोल्ड की वो जो कवरिंग आती है मिठाई में होती है ना, लगी हुई होती है पतली सी शीट, तो अपन सिल्वर को या गोल्ड को इतनी पतली शीट्स में भी कवर कर सकते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं, मेलिएबल होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं, मेलिएबल होते हैं। ठीक है, थर्ड है आपका मेटल्स आर डक्टाइल। डक्ट से समझ में आ रहा है, डक्ट किसको बोलते हैं, डक्ट का तो कोई वायर के फॉर्म में कुछ होना चाहिए, तो बस डक्टाइल से आपको यही याद रखना है कि ऐसे मेटल्स जो होते हैं उनको आप थिन वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। मेटल्स को किसमें बच्चों, वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। और मेलिएबल का मतलब क्या था, किसी भी आप शीट में, पतली सी शीट में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। और इसको डक्टाइल का मतलब क्या होता है, इसको वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। और जो सबसे ज्यादा डक्टाइल होता है वो कौन होता है बच्चों, सिल्वर। कौन होता है, सिल्वर और गोल्ड बहुत ज्यादा डक्टाइल होते हैं। अगर आपको पता भी हो तो अपन जो वायर, सिल्वर, कॉपर और गोल्ड, इसमें एक और है कॉपर, तो जितने भी वायर्स, जो भी अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उनके जितने भी वायर्स होते हैं वो कॉपर वायर होते हैं, है ना, क्योंकि वो क्या होता है, बहुत ज्यादा डक्टाइल होता है। सिल्वर और गोल्ड भी होते हैं पर एक्चुअली एक्सपेंसिव होते हैं। और जो सिल्वर है उसका तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बच्चों वो बहुत ही ज्यादा कम होता है, इसलिए अपन उसको यूज नहीं करते, क्योंकि अपने जो अप्लायंसेस होते हैं उनके वो हाई वोल्टेज के भी हो सकते हैं, कैसे भी वोल्टेज के हो सकते हैं, तो अपन को थोड़ा क्या चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट वाला कंपाउंड नहीं चाहिए, इसलिए अपन सिल्वर यूज नहीं करते हैं, अपन क्या करते हैं, कॉपर के वायर यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी मेटल्स होते हैं ना वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब क्या है कि वो हीट जनरेट कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, गुड कंडक्टर है किसके बच्चों, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। इसमें सबसे ज्यादा अच्छा कंडक्टर कौन है, वो कौन है बच्चों, सिल्वर। सिल्वर क्या है, बेस्ट कंडक्टर है हीट का। किसका बच्चों, बेस्ट कंडक्टर है हीट का। ठीक है, फिर मेटल्स आर लस्ट्रस एंड कैन बी पॉलिश। लस्ट्रस का मतलब क्या, लस्ट्रस का मतलब है कि जो बहुत ज्यादा शाइनी हो, है ना, क्या हो, बहुत ज्यादा शाइनी हो। तो जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, बहुत ज्यादा शाइनी होते हैं, उनका आप पॉलिश भी कर सकते हो। ठीक है, जिससे अगर आप इमेजिन करो तो सिल्वर और गोल्ड कितने ज्यादा शाइनी होते हैं, सबको उसकी ज्वेलरी वगैरह पसंद होती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद लास्ट है मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। इसका मतलब क्या है कि जो मेटल्स है ना उनकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा हैवी होते हैं और उनकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है। तो अपन ने बच्चों पढ़ा क्या है कि जो अपने मेटल्स होते हैं, जो अपने मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों, एक तो वो क्या होते हैं, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, जो उनकी डेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है क्योंकि वो हैवी होते हैं। इसके अलावा वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अपन प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, मेटल्स आर हार्ड। जितने भी मेटल्स होते हैं ना वो क्या होते हैं बच्चों, हार्ड होते हैं। कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। ठीक है, अच्छा, हार्ड से मतलब है कि उनको अगर मैं इजीली अगर उनको मेल्ट करना चाहूँ या उनको बॉईल करना चाहूँ तो वो नहीं होंगे। तो अगर इजीली नहीं होंगे तो मैं क्या बोलूंगी कि उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है बच्चों, बहुत हाई है। कोई चीज हार्ड है तो इसका मतलब क्या है, उसको इजीली बॉईल नहीं कर सकते या फिर उसको इजीली क्या नहीं कर सकते, उसको मेल्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए वो हार्ड होते हैं, इसीलिए उसके क्या होते हैं बच्चों, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। और मेटल्स आर रिजिड, वही चीज हो गई। ठीक है, मेटल्स आर सोनरस। सोनरस का मतलब क्या होता है बच्चों, आप जैसे किसी मेटल को किसी चीज से मारोगे तो उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। क्या होता है बच्चों, साउंड प्रोड्यूस होता है, तो मेटल क्या होता है, सोनरस होता है। कैसे होते हैं बच्चों, सोनरस। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं नॉन मेटल। तो नॉन मेटल की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं बच्चों, 4 to 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6, किसी में 7 और मैक्सिमम 8 तक आ सकते हैं। अब अपन पढ़ेंगे नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, जैसे अभी अपन ने पढ़ा कि मेटल की प्रॉपर्टीज क्या क्या थी, वैसे ही नॉन मेटल की भी पढ़ेंगे। तो नॉन मेटल क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। वो कैसे थे बच्चों, मेलिएबल थे, ये मेलिएबल नहीं होते, इनको थिन शीट्स में आप कवर नहीं कर सकते कन्वर्ट, तो ये क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। वो डक्टाइल थे, ये क्या होते हैं, नॉट डक्टाइल, ये डक्टाइल नहीं हो सकते, इनको आप वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट नहीं करवाते। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में भी आपने देखा होगा बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराना मतलब जो क्या, जिनके पास क्या है बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो अगर वो फ्री, उनके पास जो चार्जेस है वो जैसे आप इलेक्ट्रिक करंट पास कराओगे तो वो मूव करने लग जाएंगे और उनके क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। ठीक है, इसका बच्चों एक एक्सेप्शन केस है, वो क्या है, ग्रेफाइट। जो आपका कार्बन होता है ना, अच्छा नॉन मेटल से कौन से कंपाउंड याद रखने, पहले ये देख लो, कार्बन याद रख लो, सल्फर याद रख लो, ये सब क्या है बच्चों, नॉन मेटल है। ठीक है, कार्बन का एक जो कार्बन होता है ना, कार्बन क्या होता है, आप कार्बन इन कंपाउंड जो चैप्टर पढ़ोगे उसमें पढ़ोगे, जो कार्बन होता है ना बच्चों, क्या होता है, एलोट्रोप की उसकी बहुत सारी फॉर्म होती है, ग्रेफाइट, डायमंड,
ये सब उसके एलोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें से जो ग्रेफाइट होता है ना वो बहुत ज्यादा गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। जैसे जो आपके पेंसिल की जो लीड होती है ना बच्चों, वो भी ग्रेफाइट की बनी होती है। तो कभी भी उसको ना घुसाना मत आपके जो जितने भी अप्लायंसेस होते हैं इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में, वरना क्या होती है वो हीट कंडक्ट करती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, ठीक है बच्चों। इसके बाद है नॉन मेटल आर नॉट लस्ट्रस। अपन ने देखा था कि जो मेटल थे वो क्या थे, लस्ट्रस थे, बहुत ज्यादा शाइनी होते हैं, पर जो नॉन मेटल होते हैं वो शाइनी नहीं होते। पर इसका एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन आप देखते हो, वो है डायमंड। डायमंड की ज्वेलरी देखते हो कितनी ज्यादा शाइनी होती है, तो वो क्या है बच्चों, इसका एक्सेप्शन केस है। तो यहाँ पर एक्सेप्शन केस किसका पढ़ेंगे अपन, मोस्टली डायमंड और ग्रेफाइट का ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्या होते हैं बच्चों, एक तो ग्रेफाइट तो क्या था, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा रहा था, डायमंड बहुत ज्यादा शाइनी होता है, तो वो एक इसका एक्सेप्शन हो गया कि वो लस्ट्रस नहीं होते नॉन मेटल। नॉन मेटल में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो नॉन मेटल है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस हो सकता है, ठीक है। मोस्टली जो होता है ना बच्चों वो सॉलिड और गैस ही होता है, लिक्विड सिर्फ एक ही होता है। ब्रोमीन जो होता है ना, ब्रोमीन सिर्फ वही लिक्विड स्टेट में आपका रहता है, बाकी जो मोस्टली होते हैं नॉन मेटल्स वो क्या होते हैं, सॉलिड और गैसेस होते हैं। फिर नेक्स्ट है नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। अपन ने अभी क्या पढ़ा था बच्चों, जो मेटल्स थी वो क्या थी, हार्ड थी, और उनकी जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट थे वो क्या थे, बहुत ज्यादा हाई थे। पर यहीं पर अगर अपन पढ़ रहे हैं मेटल, नॉन मेटल की बात करिए, एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो नॉन मेटल क्या है आपका, सॉफ्ट है, पर इसमें अपन दोबारा एक्सेप्शन मिल गया अपन को, और वो एक्सेप्शन क्या है बच्चों, डायमंड। डायमंड क्या होता है आपका, बहुत ज्यादा, इवन डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, वो सबसे ज्यादा मोस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस है बच्चों, तो वो बहुत ज्यादा हार्डेस्ट होता है, ठीक है। फिर नॉन मेटल्स हैव जनरली लो बॉइलिंग पॉइंट और लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अभी अपन ने पढ़ा कि जो मेटल्स हैं उनके कहते हैं हाई थे, इसके क्या होते हैं बच्चों, लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। इसकी भी एक्सेप्शन क्या होती है, आयोडीन। आयोडीन अच्छा डेंसिटी की, सॉरी बच्चों, तो नॉन मेटल्स जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, लो डेंसिटी होती है। वहां पर अपन ने क्या पढ़ा था, जो मेटल्स थे वो क्या थे, उनकी बहुत ज्यादा हाई डेंसिटी थी, है ना। तो मेटल्स की जो हाई डेंसिटी थी उसकी वजह से क्या था, वो डेंसिटी उनकी बहुत ज्यादा थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैवी थे। यहीं पर अपन पढ़ते हैं जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं, उनकी डेंसिटीज बहुत ज्यादा लो होती है, और उसकी एक्सेप्शन है आयोडीन के लिए। आयोडीन की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, ठीक है बच्चों। तो ये अपन ने पढ़ लिया नॉन मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज। तो नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज क्या थी, एक तो ये लस्ट्रस नहीं होता, ये डक्टाइल नहीं होता, ये ब्रिटल होते हैं, मैलिएबल नहीं होते हैं। इसके अलावा इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो बहुत ज्यादा लो होते हैं, ठीक है। और ये सॉफ्ट होते हैं, जो कि मेटल कहते हैं हार्ड थे। इसके अलावा ने क्या पढ़ा बच्चों, कि ये क्या होते हैं, इनकी जो डेंसिटीज होती है वो बहुत ज्यादा लो होती है। तो ये अपन ने पूरा जो आपका मेटल और नॉन मेटल है वो पूरा पढ़ लिया, ठीक है बच्चों। अच्छा आपके जो ये जो था कि जो आपके नॉन मेटल थे वो क्या थे बच्चों, जिनका क्या होता है, इनका लो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसकी भी एक्सेप्शन क्या है, ग्रेफाइट। क्या एक्सेप्शन है बच्चों, यहाँ पर जी आएगा, क्या एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट। जो मेल्टिंग पॉइंट इसकी बहुत ज्यादा लो होती है, इसकी एक्सेप्शन है ग्रेफाइट, क्योंकि ग्रेफाइट का क्या होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है बच्चों। अपन अब एक बार मैं पूरा आपको क्या करूंगी, डिफरेंशिएट करके बताऊंगी, ताकि आपको इजी हो, और अपन साथ ही साथ में इसके एक्सेप्शन केसेस भी देख लेंगे, ठीक है बच्चों। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा, मेटल पढ़ी, ठीक है, और अपन ने क्या पढ़ा, फिर नॉन मेटल पढ़ी। आपको सबसे पहली बात याद रखनी की जो मेटल है और नॉन मेटल है वो एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है, एंटी है। जो प्रॉपर्टीज ये शो करेगा वो ये नहीं करेगा, ये जो शो कर रहा है वो यही करेगा, और जो ये प्रॉपर्टीज है वो ये शो नहीं करेगा। जैसे आप बात करें मेटल की, तो मेटल आपके क्या थे बच्चों, मैलिएबल थे, ठीक है। पर जो आपका नॉन मेटल है वो क्या था, ब्रिटल था, मतलब इसको थिन शीट्स में कवर नहीं कर सकते हो कन्वर्ट, जबकि आप मेटल को कर सकते हो, ठीक है। फिर आपने पढ़ा कि जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का मतलब डक्ट से आपको याद रखना है वायर, किसको, थिन वायर्स में आप कन्वर्ट कर सकते हो। जबकि जो आपके नॉन मेटल थे वो क्या होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं, आप इनको थिन वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों। इसके बाद आपने क्या पढ़ा, जो आपके मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, जबकि आपने क्या पढ़ा, नॉन मेटल क्या थे आपके, सॉफ्ट थे। फिर आपने पढ़ा कि जो आपके मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, बहुत ज्यादा इनकी हाई डेंसिटी होती है, ठीक है। और आपने नॉन मेटल में क्या पढ़ा, इनकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा लो होती है। मगर इसमें एक एक्सेप्शन केस था बच्चों, क्या था एक्सेप्शन केस, किसकी डेंसिटी ज्यादा हाई होती है, नॉन मेटल में एक आपका जो क्या होता है बच्चों, आयोडीन। क्या होता है, आयोडीन। आयोडीन की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है बच्चों, हाई होती है। जबकि जनरली जितने भी नॉन मेटल्स हैं उनकी डेंसिटी क्या होगी, लो होगी,
ठीक है, दोबारा आपने ये पढ़ लिया, ये मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, हार्ड होते हैं, हाई डेंसिटी होती है। इसके अलावा इनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। बच्चों इस चीज़ को आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो कि जो चीज़ हार्ड है वो इजीली मेल्ट या बॉइल नहीं होगी, तो उनके क्या होंगे, हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होंगे। जबकि जो आपके नॉन मेटल थे उनके क्या थे, लो मेल्टिंग पॉइंट थे और लो बॉइलिंग पॉइंट थे। और इसकी एक्सेप्शन क्या था बच्चों, ग्रेफाइट। क्या एक्सेप्शन था इसका, ग्रेफाइट। और इसके अलावा जो आपके जितने भी नॉन मेटल्स थे बच्चों वो क्या थे, नॉन मेटल्स कहते हैं सॉफ्ट थे। पर एक आपका एक्सेप्शन केस था, क्या था वो एक्सेप्शन केस, बहुत ही ज्यादा सबको पसंद होता है, डायमंड। क्या था, डायमंड। डायमंड क्या होता है बच्चों, आपका एक्सेप्शन केस होता है, क्योंकि ये क्या होता है, आपका हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। तो ये अपन ने एक्सेप्शन पढ़ ली। ठीक है बच्चों, इसके अलावा अपन ने क्या पढ़ा था, मेटल्स मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, हार्ड होते हैं, हाई डेंसिटी होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। जबकि अपन ने नॉन ब्रिटल में क्या पढ़ा कि वो ब्रिटल होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, जिसके एक्सेप्शन केस क्या था अपना, डायमंड। और इसके अलावा क्या होती है, इनकी लो डेंसिटी होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसके अलावा बच्चों एक और पॉइंट था कि जो आपके मेटल है वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी और हीट का गुड कंडक्टर का मतलब क्या है कि जिनके पास क्या होंगे बच्चों, फ्री क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ताकि क्या होंगे, जैसे आप उसको इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करोगे तो वो क्या करेगा बच्चों, जो कैरियर्स होते हैं उसके क्या करते हैं, मूव करने लग जाते हैं, इसी को बोलते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा रहा है। ठीक है, जबकि ये तो होते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो आपके बच्चों ये होते हैं, क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। अच्छा, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। पर इसमें भी बच्चों अपन ने एक्सेप्शन केस पढ़ा था, जो कि आपको याद रखना है, कैसे आपकी पेंसिल की जो लीड होती है बच्चों वो क्या होती है, जैसे आप इसको किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस में लगाओगे तो वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी करती है, तो उसको कभी मत लगाना, ये गलती मत करना कि उसको लगा ही दो। ठीक है बच्चों, क्योंकि वो क्या करती है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाती है। ठीक है, तो ये अपन ने पूरा मेटल और नॉन मेटल को एक डिफरेंशिएट वे में पढ़ लिया, और आपको भी इसको ऐसे ही पढ़ना है, वरना आप क्या करोगे, अगर कंपेयर नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ तक आपका हो गया है कि जो आपने मेटल और नॉन मेटल पढ़े उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। अब अपन पढ़ेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज अपन ने पढ़ ली है, मोस्टली इसी में बच्चों को प्रॉब्लम आती है, पर अपन कैसे पढ़ेंगे, इसको कंपेयर करके पढ़ेंगे ताकि अपन को इजीली याद रहे विद इट्स एक्सेप्शन केसेस। ठीक है बच्चों, अब अपन क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो जो आपकी मेटल होती है ना बच्चों, ये किसके साथ रिएक्शन करती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है, मतलब कि एयर, ऑक्सीजन मतलब एयर के साथ में, फिर ये वाटर के साथ में करती है। इसके अलावा ये करती है बच्चों एसिड्स के साथ में करती है, डाइल्यूट एसिड्स के साथ में। और इसके अलावा ये किसके साथ करती है, सॉल्ट सोल्यूशन के साथ में करती है। किसके साथ करती है बच्चों, सॉल्ट सोल्यूशन के साथ में। जबकि आपका जो नॉन मेटल होता है वो सिर्फ किसके साथ रिएक्ट करता है, सिर्फ किसके साथ, एयर के साथ में रिएक्ट करता है। यहाँ पर जो आपकी मेटल होती है ना, उसकी अपन रिएक्शन देख रहे हैं ऑक्सीजन के साथ में। तो जो आपकी मेटल होती है ना बच्चों, वो क्या करती हैं कि ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाती है, मेटल ऑक्साइड बनाती है। तो अगर आप मेटल है, कोई से भी मेटल है, उसकी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवाते हो तो क्या बनता है बच्चों, उससे मेटल ऑक्साइड। क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड। जैसे कि आप ये रिएक्शन देख सकते हो, आपने सोडियम मेटल की किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवाई, तो क्या बन गया आपका, सोडियम ऑक्साइड। इसके अलावा आप कॉपर के देख सकते हो, कॉपर की अगर आप ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करते हो तो वो क्या बना देता है बच्चों, कॉपर ऑक्साइड। इसको बैलेंस कर लो। अब बैलेंस आपको हर रिएक्शन को करना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद अपन पढ़ते हैं रिएक्टिविटी ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। अच्छा, इसका मतलब क्या है, टुवर्ड्स ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या है बच्चों, जितनी भी मेटल्स होती है ना, सब एक तरीके से रिएक्ट नहीं करती है ऑक्सीजन के साथ में। कुछ मेटल्स बहुत ज्यादा विग्रेसली रिएक्ट करेगी और कुछ मेटल्स क्या करेगी, रिएक्ट ही नहीं करेगी। तो उन मेटल्स के बारे में अपन पढ़ते हैं कि ये रिएक्टिविटी कैसे शो करती है टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, जिससे अगर अपन बात करें आपकी सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये क्या करते हैं, बहुत ज्यादा विग्रेसली रिएक्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पे। मतलब आप जो सोडियम और पोटेशियम है ना बच्चों, इनको कभी भी आप खुला एकदम सिर्फ सोडियम और पोटेशियम को इंडिविजुअली नहीं रखोगे, क्योंकि वो क्या करेगी, बहुत विग्रेसली रिएक्ट करेगी और फायर कैच कर लेगी। तो आपको पता होगा, आप जो सोडियम और पोटेशियम होता है बच्चों, जो आपके सोडियम और पोटेशियम जो मेटल होती है ना, उनको आप किस में रखते हो, केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हो। किस में रखते हो बच्चों, केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हो। उससे क्या होता है कि वो क्या करती है, किसी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके फायर कैच नहीं करती। अच्छा, केरोसिन ऑयल में क्यों रख रहे हो,
तो इसका आंसर ये है बच्चों के लिए। केरोसिन ऑयल होता है ना, वो क्या करता है, इसके अंदर जो मेटल रहती है ना आपकी, वो करती है पूरी क्या करती है, डूब जाती है। अगर वो फ्लोट करेगी तो तब भी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर पाएगी, इसलिए आपको क्या करना पड़ता है, केरोसिन ऑयल लेना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो सोडियम और पोटेशियम को आप किस में रखते हो, केरोसिन ऑयल में डिप रखते हो, क्योंकि क्या होती है, बहुत ज्यादा विग्रेसली रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ में, इसलिए आपको इसको कैसे रखना पड़ता है, केरोसिन ऑयल के साथ में रखना पड़ता है। इसके बाद में आपका जो मैग्नीशियम मेटल होता है वो क्या करता है, वो ना हीट करने पे बर्न होता है। आप मैग्नीशियम को अगर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रख दोगे तो वो कुछ भी उसमें नहीं होगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। जब आप उसको हीट करोगे तब वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा। ठीक है बच्चों, तो उसमें क्या करती है, हीटिंग रिक्वायर्ड होती है। इसके अलावा जो मेटल्स होते हैं कौन से बच्चों, जिंक जो होता है आपका, अच्छा ये मेटल मैं आपको बता ही देती हूँ, जो आपका पोटेशियम है, सोडियम और पोटेशियम, इनको आप किस में रखते हो बच्चों, केरोसिन ऑयल में। ठीक है, फिर है आपका मांगे आलू पापड़ जीरा, ऐसे करके मैं इसको याद रखती हूँ। तो ठीक है, इसको आप जो ये है ये जो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, लेड और जो आपका जिंक है बच्चों, ये क्या करता है, मेटल क्या करता है, इसकी जो मेटल्स है क्या करता है, प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करता है, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड। क्या फॉर्म करता है बच्चों, प्रोटेक्टिव लेयर। मतलब इसका मतलब क्या है बच्चों, ये ऑलरेडी क्या करता है, ऑक्साइड की लेयर फॉर्म करके रखता है ताकि इसमें क्या कुछ खराब ना हो। इसलिए जब आप इसको बर्न करोगे, जब आप इसकी हीट करोगे तभी ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करके रखता है ताकि ये खराब ना हो। जिससे अगर आप देखते हो एल्यूमिनियम के जो बर्तन अपन यूज करते हैं, एल्यूमिनियम के बहुत सारी जगह जो भी मटेरियल देखते हो वो खराब नहीं होती है सालों सालों तक, क्योंकि वो क्या करती है, ऑलरेडी एक प्रोटेक्टिव लेयर में होती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपके मेटल्स जो होते हैं, जो आपके आयरन और कॉपर, जो आपके मेटल्स होते हैं बच्चों, कैसे, आयरन और जो कॉपर मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं और इनको क्या करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग हीटिंग की जरूरत पड़ती है। ये रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट नहीं करेंगे, आप इसको स्ट्रॉन्ग और प्रोलॉन्ग हीटिंग कराओगे, मतलब बहुत देर तक हीट करोगे तब जाके रिएक्ट करते हैं। इसके अलावा जो आपके होते हैं, क्या होते हैं, सिल्वर और गोल्ड, जो आप बहुत ज्यादा पढ़ते हो, सिल्वर और गोल्ड, ये ऑक्सीजन के साथ में, सिल्वर और गोल्ड ऑक्सीजन के साथ में कोई भी रिएक्शन नहीं करते हैं। आपने देखा भी होगा अपन सिल्वर और गोल्ड कितने टाइम तक पहन के रखते हैं पर उसको कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ में कोई रिएक्शन नहीं शो करते। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपका हो गया कि आपने क्या पढ़ लिया बच्चों, रिएक्शन विद ऑक्सीजन आपने पूरा पढ़ लिया कि ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन क्या करता है। तो मेटल किसी भी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके क्या फॉर्म करता है, मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है। इसके बाद अपन ने पढ़ा कि ये रिएक्टिविटी कैसे शो करता है टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो जो आपके पोटेशियम और सोडियम था उनको क्या करता है, आपको केरोसिन ऑयल में रखना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा विग्रेसली रिएक्ट करते हैं और वो फायर भी कैच कर सकते हैं, इसलिए आपको उनको केरोसिन ऑयल में डिप करके रखना पड़ता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपने पढ़ा कि जो आपके कुछ मेटल थे जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड, ये क्या कर रहे थे बच्चों, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करते हैं ऑक्साइड की, इसलिए जब इनको आप हीट करोगे तभी ये बर्न होंगे ऑक्सीजन में, वरना ये नहीं होंगे। इसके बाद में आपने पढ़ा कि जो आपका आयरन था और जो आपका क्या था बच्चों, कॉपर था, वो क्या कर रहा था, प्रोलॉन्ग हीटिंग है, उसको भी वो इजीली बर्न नहीं होता है ऑक्सीजन में। ठीक है, इसके अलावा जो आपके क्या होते हैं, एजी और एयू होते हैं, जो कि क्या है, गोल्ड और सिल्वर, ये भी क्या करता है, आपके ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन शो नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, अब है रिएक्शन विद वाटर। अपन ने पढ़ लिया कि रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में मेटल कैसे शो कर रहे थे। अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन के साथ में वाटर के साथ में मेटल कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं, मेटल के अंदर आप जैसे ही वाटर डालोगे H2O, तो ये क्या करेंगे, एक मेटल ऑक्साइड बना लेंगे। ठीक है, अब आपने जो वाटर डाला है वो थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में ही डाला होगा, कम तो होगा नहीं, तो जो रिमेनिंग वाटर होता है उसके साथ में ये रिएक्शन कर लेता है और फिर ये क्या बना देता है बच्चों, मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बना देता है, मेटल हाइड्रोक्साइड। तो जनरली जो आप ये रिएक्शन देख रहे हो ना बच्चों, ये जो रिएक्शन देख रहे हो कि आपकी जो सोडियम मेटल थी इसने H2O के साथ रिएक्ट करा और सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, पर एक्चुअल में क्या होता है, पहले क्या बन रहा है, मेटल ऑक्साइड बनता है, फिर जो आपका रिमेनिंग वाटर होता है इसके साथ में वो रिएक्ट करता है और मेटल ऑक्साइड बनाता है। जिससे अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपका सोडियम है। ठीक है, आपने इसकी वाटर के साथ में रिएक्शन कराई, सबसे पहले ये क्या बनाएगा बच्चों, ये क्या करेगा, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। पहले क्या करेगा, ये सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, फिर जो ये बचा, ये जो सोडियम ऑक्साइड आपका बना है, कोई भी मेटल ऑक्साइड है, ये दोबारा जो रिमेनिंग वाटर है उसके साथ में रिएक्ट करके आपका क्या करेगी,
NaOH बनाएगी, जो कि क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो पहले मेटल ऑक्साइड बनता है, फिर वो मेटल ऑक्साइड आपकी दोबारा रिमेनिंग वाटर के साथ में रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, आपका मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है बच्चों, वैसे आप इन्हें कैल्शियम की भी देख लीजिए, कैल्शियम वाटर के साथ में रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। फिर पहले इसने क्या फॉर्म किया होगा, एक मेटल ऑक्साइड, मतलब कि कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म करा होगा, फिर उसने रिमेनिंग वाटर के साथ में रिएक्ट करा होगा और आपको क्या बना होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना होगा। तो अपन ने क्या पढ़ा बच्चों कि जो आपका मेटल है वो वाटर के साथ में रिएक्शन करके क्या बना रहा है, मेटल ऑक्साइड बना रहा है, फिर वो रिमेनिंग वाटर के साथ में रिएक्ट करके क्या बना रहा है बच्चों, आपका मेटल हाइड्रोक्साइड बना रहा है। एक और बात बच्चों, जो मेटल हाइड्रोजन वाटर के साथ में, जो भी आपका मेटल वाटर के साथ में रिएक्ट करता है तो वो क्या करता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है, प्लस क्या करता है, हाइड्रोजन गैस भी इससे बच्चों प्रोड्यूस होती है। फिर जो आपका रिमेनिंग वाटर है उसके साथ में मेटल ऑक्साइड दोबारा काम करता है। हाँ, तो बच्चों जो आपका मैग्नीशियम होता है वो क्या करता है, बहुत स्लोली रिएक्ट करता है विथ कोल्ड वाटर और बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्ट करता है विथ हॉट वाटर। मतलब कि अगर आप मैग्नीशियम को जब किसी कोल्ड वाटर में रिएक्ट कराओगे तो वो क्या करेगा, बहुत स्लो रिएक्ट करेगा, जबकि आप इसको किसी हॉट वाटर में रिएक्ट कराओगे तो ये बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शन शो करेगा। जैसे आप देख रहे हो तो मैग्नीशियम को जब अपन ने बॉइलिंग वाटर में डाला तो इसने क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। तो ये करते हैं डिफरेंट जो आपके जैसे ऑक्सीजन के साथ में डिफरेंटली रिएक्ट कर रहे थे वैसे वाटर के साथ में डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं। वाटर के जनरली कितनी फॉर्म होती है बच्चों, 3 फॉर्म होती है ना। एक तो क्या होता है, वाटर किस में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, सॉलिड में होता है, या फिर किस में होता है, गैस फॉर्म में होता है। तो कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और एक और क्या होता है आपका, स्टीम। तो ये तो क्या कर रहा है, जो आपका मैग्नीशियम है वो क्या है, हॉट वाटर के साथ में रिएक्ट कर रहा है। इसके बाद अगर आप पढ़ो जिंक और एल्यूमिनियम, क्या बच्चों, जिंक और एल्यूमिनियम, ये क्या करता है बच्चों, स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। किसके साथ में, स्टीम के साथ में। आपका मैग्नीशियम किसके साथ कर रहा था बच्चों, हॉट वाटर के साथ में। ठीक है, तो मैग्नीशियम क्या करता है, स्टीम के साथ में रिएक्शन करता है और क्या बना लेता है, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, फिर इससे पहले मैं आपको एक चीज बताने वाली हूँ। एक होता है बच्चों एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होती है, आपकी Al2O3। एम्फोटेरिक ऑक्साइड एक्चुअल में होता क्या है, एम्फोटेरिक का मतलब होता है बच्चों की जो बहुत बिहेवियर शो करे, दोनों बिहेवियर शो करे, मतलब कि जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करे और बेस के साथ भी रिएक्ट करे। ठीक है, एसिड के साथ भी रिएक्ट करे और बेस के साथ भी रिएक्ट करे। क्योंकि बच्चों क्या होता है, आपकी जो मेटल होती है ना, जनरली वो क्या करती है, बेसिक ऑक्साइड, मतलब जो ये मेटल की जो मेटल ऑक्साइड बनती है ना, ये बेसिक होती है नेचर में। कैसी होती है बच्चों, बेसिक होती है। नॉन मेटल की होती है एसिडिक और बेस की होती है कैसी, नॉन मेटल की क्या होती है बच्चों, एसिडिक होती है और मेटल की क्या होती है, बेसिक होती है। तो मगर जो आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है वो एसिडिक बिहेवियर भी शो कर रहा है और बेसिक बिहेवियर भी शो कर रहा है। जबकि अपन ने पढ़ा है कि जो मेटल होती है जनरली क्या होती है, बेसिक नेचर की होती है। पर जो आपकी एम्फोटेरिक ऑक्साइड होती है, जैसे कि क्या क्या होती है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एक तो होगी आपकी Al2O3, इसके अलावा क्या होगी, एक जिंक ऑक्साइड भी होगा। तो ये सब क्या शो करते हैं बच्चों, एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं। मतलब कि ये एसिडिक बिहेवियर भी शो करेंगे और बेसिक बिहेवियर भी शो करेंगे। मतलब ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर देंगे और क्या कर देंगे, आपका सॉल्ट प्रोड्यूस कर देंगे, और ये क्या करते हैं, बेस के साथ तो ये करते ही है। ठीक है बच्चों, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपने देख लिया कौन कौन सी होती है, Al2O3 और ZnO। ये क्या करते हैं, दोनों नेचर शो करती है, बेसिक भी और एसिडिक भी। जबकि अपन पढ़ते हैं कि जनरली जो मेटल्स होती है वो क्या शो करती है बच्चों, बेसिक नेचर शो करती है। इसको भी आपको एक्सेप्शन केस में लिख देना है। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया जो भी एक्सेप्शन केसेस अपन पढ़ने वाले हैं उसको आप अलग से हाईलाइट करोगे विद अ स्टार। ठीक है बच्चों, तो आपने वैसे ही उसको भी कर दिया। अब अपन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बच्चों, रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि मेटल 4 चीजों के साथ में रिएक्शन करती है, ऑक्सीजन के साथ में, वाटर के साथ में, एसिड के साथ में और सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ में। तो अपन ने पढ़ लिया कि वो किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर रही थी। फिर अपन ने पढ़ा कि वाटर के साथ में रिएक्ट कर रही थी। अब अपन नेक्स्ट पढ़ रहे कि वो किसके साथ में रिएक्ट करेगी बच्चों, एसिड के साथ में। और ये अपन ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं। आपके जो भी आपकी मेटल होती है वो किसी एसिड के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाती है, सॉल्ट बनाती है। और क्या बनाती है बच्चों, हाइड्रोजन गैस। क्या बनाती है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाती है। जैसे आपने क्या करा, सोडियम को ले लिया, इसकी HCl के साथ में रिएक्शन करवाई तो इसने क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन। क्या बनाया बच्चों, सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन। वैसे अगर आप मैग्नीशियम को ले लो और मैग्नीशियम की आप रिएक्शन करवा दो HCl के साथ में तो उसने क्या बना दिया, मैग्नीशियम क्लोराइड बना दिया और आपका हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। तो आपकी जो डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्शन शो करते हैं मेटल, तो वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। और ये आप प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ चुके हो। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया कि मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं विद डाइल्यूट एसिड। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है बच्चों कि जो मेटल जो ये डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्शन करते हैं ना, तो ये जनरली रिएक्ट करते हैं HCl के साथ में और H2SO4 के साथ में।
किसके साथ रिएक्शन करते हैं बच्चों? जनरली HCl और H2SO4 के साथ में। अब आप बोलोगे मैम HNO3 ने क्या बिगाड़ा है, HNO3 के साथ क्यों नहीं कर रहे हैं? तो क्या होता है बच्चों, आपका जो HNO3 होता है वो क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एक। तो ये क्या करता है? हाइड्रोजन गैस कभी प्रोड्यूस करेगा ही नहीं। तो यहाँ पर जो आपका HNO3 है वो क्या करता है बच्चों? मेटल के साथ में रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि वो क्या करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और वो क्या करेगा? जो आपकी हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? वाटर के साथ में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए आप कभी भी उसको पढ़ते नहीं हो। आप जनरली जो रिएक्शन देखोगे वो आप HCl और H2SO4 के साथ में ही देखते हो। तो इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे जब भी आप किसी मेटल की रिएक्शन करवाते हो सॉल्ट सोल्यूशन के साथ में, तो एक्चुअल में होता क्या है? जैसे आपने बच्चों कोई मेटल ली A, ठीक है, और आपने कोई सॉल्ट सोल्यूशन लिया किसका? B का। एक आपके पास मेटल है और एक आपका सॉल्ट सोल्यूशन है B का। तो आपका क्या करेगा बच्चों? ये रिएक्ट करके जो आपका सॉल्ट सोल्यूशन था वो A में हो जाएगा, सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ A बन जाएगा, और जो आपकी मेटल थी B वो आपकी क्या हो जाएगी बच्चों? निकल जाएगी। जैसे कि आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो अपन ने पढ़ी थी ना फर्स्ट चैप्टर में, एग्जैक्टली है वही है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है। जैसे आपने पढ़ा कि जिंक की आपने कॉपर सल्फेट के साथ में रिएक्शन करवाई, तो क्या बन गया? आपका जिंक सल्फेट बन गया, जो कॉपर मेटल है वो निकल गया। ये किस तरह की रिएक्शन है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसी है ये? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो अपन ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इसका एक और एग्जाम्पल आप लो, तो जैसे आपने जो आपका FeA इसके साथ किसके साथ रिएक्शन कराई? CuSO4 के साथ में, ठीक है। अब कॉपर जो होता है ये अपन ने पहले ही पढ़ा डिस्प्लेसमेंट में कि कॉपर क्या होता है? जनरली लेस रिएक्टिव होता है, और आयरन है या फिर जो आपका Zn है वो मोर रिएक्टिव होता है। तो ये करता है लेस रिएक्टिव जो आपकी मेटल होती है उसको क्या करता है बच्चों? रिप्लेस कर देता है। तो ये FeSO4 बना देगा और आपका जो कॉपर है वो निकल जाएगा। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब क्या होता है बच्चों? मेटल आर arranged in decreasing order of their reactivity. In decreasing order of their reactivity. Decreasing order of their reactivity का मतलब क्या है बच्चों? Decreasing order क्या होता है? सबसे पहले क्या होगा? Decreasing order मतलब ये ऐसे जाके डिक्रीज होती जाएगी। ये वाले जितने भी आपके क्या है एलिमेंट है, ये क्या है? मोस्ट रिएक्टिव है। क्या है बच्चों? ऊपर वाले क्या होंगे? मोस्ट रिएक्टिव होंगे, ठीक है। फिर जो नीचे वाले हैं आपके वो क्या होंगे? लेस रिएक्टिव होंगे, और इसी को बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। के लिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर डिक्रीज होते हुए ऐसे है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है आपका? लिथियम, पोटेशियम और क्या है? बेरियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। जो इसके नीचे वाले होते हैं वो क्या होते हैं? रिएक्टिविटी का इनका क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर है। यही आपकी रिएक्टिविटी सीरीज होती है बच्चों। क्या होती है कि जो आपके मेटल्स है वो कैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होते हैं। जो ऊपर वाले होते हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, और जो नीचे वाले होते हैं वो क्या होते हैं? लेस रिएक्टिव होते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको जो एग्जाम्पल दिखाया था Fe + CuSO4 वाला, ठीक है बच्चों। अगर आप देखो तो जो आपका क्या है Fe वो क्या है? नीचे आ रहा है, और अब जो आपका कॉपर है वो कहाँ आ रहा है? बहुत ही ज्यादा नीचे आ रहा है। जो आपका आयरन है बच्चों वो कहाँ आ रहा है? आपका ऊपर आ रहा है। जो आपका कॉपर सल्फेट है, मतलब जो कॉपर है आपका कॉपर सल्फेट का, वो बहुत ज्यादा नीचे आ रहा है। जो नीचे आ रहा है वो क्या हो रहा है? लेस रिएक्टिव है। तो लेस रिएक्टिव है तो जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट अगर आप डालोगे तो वो क्या कर देगा बच्चों? रिप्लेस हो जाएगा। तो ये FeSO4 बन जाएगा, और आपका जो कॉपर है वो रिप्लेस हो गया। वैसे अगर आप एक और देखो तो जैसे अपन Zn की जब रिएक्शन करवा रहे थे CuSO4 के साथ में, जब बच्चों Zn की करवाई अपन ने CuSO4 के साथ में, तो आप देखो Zn कितना ऊपर आ रहा है, ठीक है। जो आपका कॉपर है वो वापस नीचे आ रहा है, तो आपका क्या बन जाएगा? ZnSO4 बन जाएगा, और आपका कॉपर दोबारा निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? कॉपर दोबारा निकल जाएगा। तो यही होती है बच्चों रिएक्टिविटी सीरीज। जब एक जो रिएक्टिव आपकी जो एलिमेंट है मोस्ट रिएक्टिव वो ऊपर आते हैं, जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है नीचे आते हैं। इसी के बेसिस में जो आप जो रिएक्शन करवाई थी आपने सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ में, उसका देखते हो कि कौन सी मेटल किसको रिप्लेस कर सकती है। जो ज्यादा रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को हमेशा रिप्लेस कर देगी, ठीक है बच्चों। ये हो गई अपनी रिएक्टिविटी सीरीज। अब अपन पढ़ते हैं नॉन मेटल की केमिकल रिएक्शन। अपन ने मेटल की केमिकल रिएक्शंस पढ़ ली थी बच्चों। मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। मेटल की जो अपन ने केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी वो ऑक्सीजन के साथ पढ़ी थी। फिर अपन ने बच्चों किसके साथ पढ़ी? वाटर के साथ में पढ़ी थी, ठीक है। फिर अपन ने किसके साथ में पढ़ी थी बच्चों? एसिड के साथ में पढ़ी थी। और लास्टली अपन ने पढ़ा सॉल्ट सोल्यूशन के साथ में। और सॉल्ट सोल्यूशन के साथ में बच्चों आपने क्या देखा था? इसकी रिएक्टिविटी सीरीज देखी कि कौन सी मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सी मेटल कम रिएक्टिव है, ठीक है बच्चों। इसके बाद अपन पढ़ रहे हैं किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज? नॉन मेटल की। तो नॉन मेटल मैंने आपको बताया सर किसके साथ करती है?
ऑक्सीजन के साथ में ही रिएक्शन करती है, वाटर के साथ में, एसिड के साथ में, सोल्ट सॉल्यूशन के साथ में रिएक्शन नहीं करती है। तो नॉन मेटल क्या करती है बच्चों, नॉन मेटल क्या करती है, किसी भी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाती है, मेटेलिक ऑक्साइड बनाती है। जो आपकी नॉन मेटल है वो क्या करेगी, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगी, और वहां पर भी यही हो रहा था, मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाया था, मेटल ऑक्साइड बना था। ये बच्चों आपने मेटल के केस में क्या देखा था कि जो आपका मेटल है उसने किसी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर रहा था और वो क्या बनाया था बच्चों, आपका मेटल ऑक्साइड बनाया था। क्या बनाया था, मेटल ऑक्साइड। पर ये जो मेटल ऑक्साइड आपकी बन रही थी, ये कैसी थी नेचर में, बेसिक। कैसी थी बच्चों, बेसिक। ये अपन ने देखा था कि बेसिक होती है, जितनी भी मेटल ऑक्साइड्स होती है वो क्या होती है, बेसिक होती है नेचर में। और आपने देखा था कि एक्सेप्शन जो देखा था, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जो देखी थी, जो क्या थी Al2O3 और ZnO, जो कि क्या कर रहा था, दोनों नेचर शो कर रहा था, बेसिक और एसिडिक। जो आपकी नॉन मेटल होती है बच्चों, वो क्या करेगी, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगी। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसी होती है बच्चों, आपकी एसिडिक। कैसी होती है, एसिडिक। ये अपन ने एसिड बेसिस में भी पढ़ा था कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होती है वो क्या होती है, एसिड नेचर की होती है, और जो मेटेलिक ऑक्साइड होती है वो कैसी होती है, वो जो बेसिक नेचर की होती है। जैसे आप इसका एग्जांपल देखो तो आपने जो कार्बन के ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर रही है तो क्या बन गया बच्चों, आपका कार्बन ऑक्साइड बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। फिर कार्बन डाइऑक्साइड की जब वाटर के साथ में रिएक्शन करा दिया दोबारा तो क्या बन गया, आपका कार्बोनिक एसिड बन गया। तो ये क्या हो गई, एसिडिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। फिर आप देखोगे रिएक्शन विद क्या है, हाइड्रोजन। अभी हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्ट करती है, तो हाइड्रोजन ने जब रिएक्ट करा किसके साथ में बच्चों, ऑक्सीजन के साथ। ना आपने देखा सिर्फ ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर रही है, ठीक है। तो जब कोई हाइड्रोजन किसी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना रहा है, वो H2O बना रहा है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, फिर आपके रिएक्शन विद क्लोरीन, जब कोई किसी क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना रहा है बच्चों, HCl प्रोड्यूस कर रहा है। तो जो आपकी मेटल होती है वो सिर्फ किसके साथ में रिएक्ट करती है बच्चों, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करती है, इसके अलावा किसी के साथ में रिएक्शन शो नहीं करती है। तो आपने इसका एग्जांपल भी देख लिया कि जब आपने कार्बन की, क्योंकि कार्बन ही नॉन मेटल, अगर आप सोच रहे हो नॉन मेटल तो मोस्टली आपके मन में जो आएगा वो क्या आएगा, कार्बन आना चाहिए, ठीक है। तो कार्बन की जब आपने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन बन रही करवाई तो क्या बन गया बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। वैसे आपने अगर H2 की ऑक्सीजन के साथ में कराई तो क्या बन गया, आपका वाटर बन गया, H2O बन गया, ठीक है। इसके बाद अपन क्या करते हैं बच्चों, क्वेश्चंस कर लेते हैं। जो भी अपन ने पूरा पढ़ा है इसके अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल। तो मेटल की अपन ने जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उनमें से क्या ये है नहीं। मेटेलिक लस्टर, तो मेटल तो अपन ने देखा था कि लस्टर्स होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा शाइनी होते हैं, तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि वो पूछ रहा है नॉट। मैंने आपको बताया जब भी नोट आए तो उसको सर्कल कर लो ताकि आपको याद रहे कि यहाँ पर वो नहीं पूछ रहा है। के लिए बहुत बार क्या होता है बच्चों, नॉट वो रह जाता है और बच्चे दूसरा टिक कर देते हैं, तो ये गलती नहीं करनी है। मेटल्स आर हार्ड, ये भी सही है क्योंकि अपन ने देखा था कि मेटल्स क्या होती है, हार्ड होती है। फिर ये मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, तो ये भी अपन ने देखा था कि जो मेटल्स है वो बहुत ज्यादा हैवी होती है, उनकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, हाई होती है। फिर ये लिख रखा है लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, नहीं होता, ऐसा नॉन मेटल शो करते हैं। नॉन मेटल के लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, जबकि जो मेटल होते हैं उसके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों, हाई होते हैं। मतलब ऐसी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मेटल शो नहीं करता वो ये है, ठीक है। हाँ तो बच्चों इसके बाद अपन नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स जनरली अकर इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। इसमें से कौन सा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में शो करता है। तो मरकरी भी आपका लिक्विड होता है और आपका ब्रोमीन भी लिक्विड होता है, मगर ब्रोमीन क्या है बच्चों, एक नॉन मेटल है। क्या है, नॉन मेटल है। और उसने अपने से पूछा क्या है, किसी मेटल की पूछा है। क्या लिख रखा है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल, तो मेटल क्या है, मरकरी। क्या है बच्चों, मरकरी ऐसा मेटल है जो क्या है, लिक्विड स्टेट में रहता है। फिर ये पूछ रहा है रिएक्टिविटी ऑफ जिंक इज देन दैट ऑफ द हाइड्रोजन। जो सीरीज जो जिंक है वो क्या है, लेस होता है हाइड्रोजन से, या मोर होता है, या फिर क्या होता है, तो लेस होगा, मोर है, इक्वल है, या फिर क्या है, समटाइम्स मोर और समटाइम्स लेस। तो बच्चों अपन ने जो भी रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी तो उसमें क्या था, जिंक था और हाइड्रोजन थोड़ा नीचे था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या जाएगा, जिंक क्या है आपका, मोर रिएक्टिव है देन हाइड्रोजन, ठीक है। फिर आपका आता है जिंक जब किसी HCl के साथ में रिएक्शन कर रहा है तो ZnCl2 बना रहा है और A बना रहा है, मतलब ये रहा आपका जिंक, ठीक है। आपने इसकी HCl के साथ में रिएक्शन करवाई तो ये क्या बना रहा है, ZnCl2 बनाता है और क्या बनाता है बच्चों, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। ये अपन ने देखा था कि कोई भी जो मेटल है वो किसी भी एसिड के साथ में रिएक्ट करके क्या करता है, सोल्ट सॉल्यूशन बनाता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पर कि जो आपका HCl है उसकी स्टिकियोमेट्री क्या है,
ठीक है, एक्स पूछ रहा है यहाँ से और ये पूछ रहा है अपन से कि ए क्या बनेगा। ठीक है, तो अपन को पता है कि ए तो अपना हाइड्रोजन है, ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है, तो ये वाले ऑप्शन तो आपके दोनों कट हो जाएंगे जिसमें क्लोरीन आ रहा है। ठीक है, सब में हाइड्रोजन ही आ रहा है। ठीक है, अब आएगा स्टियोमेट्री की बात, तो आप क्या करोगे, इसको बैलेंस करोगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन भी 2 है, तो यहाँ पर तो 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका ZnCl2 2 है और जिंक क्या है आपका 1 है। ठीक है, ये ऐसे बैलेंस हो गया। तो ये पूछ रहा है यहाँ पर आपकी x कितना, तो x कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसका सही करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, A। फिर ये पूछ रहा है when sodium react with cold water then the product formed will be, अगर कोई सोडियम है आपकी वो किसी कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन करेगी तो क्या बनाएगी, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों बी, सोडियम क्या बनाएगी, हाइड्रोक्साइड। ये मैंने आपको बताया था कि कोई भी मेटल जब किसी वाटर के साथ में रिएक्शन करती है, जो आपकी मेटल है बच्चों, जब वो किसी वाटर के साथ में रिएक्ट करती है तो वो क्या बनाती है, मेटल ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है, मेटल ऑक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस क्या करती है बच्चों, इवॉल्व करती है। ठीक है, फिर आप देखते हो कि जैसे ही जब आपकी मेटल ऑक्साइड दोबारा जो ये आपका वाटर है, ये रिमेनिंग जो बचता है उसके साथ में भी रिएक्ट कर जाती है। जो आपकी मेटल ऑक्साइड बनी है ना, ये दोबारा ये जो रिमेनिंग वाटर है इसके साथ में रिएक्ट करेगी और क्या बना देगी आपका, मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बना देती है बच्चों, मेटल हाइड्रोक्साइड। तो इसने यही अपन से पूछा है कि जो आपकी सोडियम है वो वाटर के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाएगी, तो क्या बनाएगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। मैंने आपको बताया था रिएक्टिविटी सीरीज क्या बताएगी, अपन को रिएक्टिविटी शो करेगी। बच्चों रिएक्टिविटी सीरीज आप अच्छे से पढ़ना के लिए इसमें से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि इनके रिएक्टिविटी ऑर्डर बताओ। तो बच्चों सबसे पहली बात तो अपन को पता था कि लिथियम था और पोटेशियम था। ठीक है, पोटेशियम था, लिथियम था। ठीक है, तो अब उनका आएगा कि पोटेशियम तो आपको सबसे आगे आना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 केसेस में सबसे आगे आ रहा है पोटेशियम। ठीक है, सोडियम भी था, फिर इसके जस्ट बाद तो सोडियम भी सबसे आगे आ रहा है। ठीक है, एल्यूमिनियम भी सबसे आगे आ रहा है। अब आपको फोर्थ का देखना है कि कॉपर आयरन में से कौन ज्यादा आगे आएगा। तो बच्चों कॉपर और आयरन में से कौन आएगा, आयरन सबसे पहले आएगा। क्या आएगा, क्योंकि कॉपर तो अपन ने देखा था सबसे लास्ट में था और अपन ने इसकी रिएक्शन भी देखी थी। जैसे आपने आयरन की कॉपर सल्फेट के साथ में रिएक्शन कर रहे थे तो वो क्या कर रहा था, उसको रिप्लेस कर रहा था, मतलब कि आयरन कॉपर से तो पहले ही आएगा। तो ठीक है, आयरन पहले आ गया। फिर इसके बाद में आ रहा है कि आपका क्या आएगा, Ag आएगा या कॉपर आएगा। तो बच्चों Ag आपका सबसे ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव होता है, तो आपका क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा बच्चों, कॉपर। तो आपका जो ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद अपन क्या पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं व्हेन अ मेटल इज एडेड टू अ डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन देयर इज नो इवोल्यूशन ऑफ गैस। जब किसी मेटल को अपन क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट HCl में डाल रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, गैस का इवोल्यूशन नहीं हो रहा है। ऐसी मेटल कौन सी है, पोटेशियम है, सोडियम है, Ag है या जिंक है। ठीक है, तो बच्चों अपन ने देखा था कि मेटल जब किसी भी एसिड के साथ में रिएक्ट कर रही थी तो क्या बना रही थी, सोल्ट बना रही थी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रही थी। पर बच्चों इसमें से आपके जो सिल्वर और गोल्ड होती है वो क्या करती है, किसी भी एसिड के साथ में रिएक्शन शो नहीं करती। तो इसका आंसर आ जाएगा Ag, क्योंकि Ag और Au क्या करती है बच्चों, एसिड के साथ में रिएक्शन शो नहीं करती है। ये पॉइंट बच्चों आप प्लीज इसको स्टार बना के लिख लेना, क्योंकि ये भी क्या है, एक एक्सेप्शन केसेस है। जितनी भी मेटल थी वो क्या कर रही थी, आपकी शो कर रही थी HCl के साथ में रिएक्टिविटी, मगर क्या है Ag और Au जो होती है आपकी वो नहीं शो करती है। फिर आपका क्वेश्चन है ऑन द एडिशन ऑफ विच मेटल कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर विल बी चेंज टू कलरलेस। क्या आप मिक्स करोगे, जो आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है वो क्या हो जाए, कलरलेस हो जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जिंक। अपन पढ़ते हैं कि जिंक की जैसे आपने रिएक्शन करवाई थी किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ। ये पढ़ा था ना आपने सोल्ट सॉल्यूशन वाली में, अपन पढ़ते भी इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी पढ़ा था अपन ने। तो ये क्या कर लेता है, ZnSO4 बना देता है, जो कि क्या होता है, कलरलेस सॉल्यूशन होता है और कॉपर निकल जाता है। जो आपका कॉपर सल्फेट होता है ना बच्चों, ये क्या होता है, ब्लू कलर का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जिंक। फिर नेक्स्ट है जिंक और आपने जब H2O स्टीम के साथ में रिएक्शन करवाया तो A और B बनेगा इन द अबव रिएक्शन एंड A एंड B आर। अपन ने क्या देखा था बच्चों, जब भी आप किसी मेटल की किसी वाटर के साथ में रिएक्शन कराओगे तो वो क्या बना रहा था, मेटल ऑक्साइड बना रहा था और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रहा था। तो आपको देखना पड़ेगा ये रहा मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जरूर ये था कि मेटल ऑक्साइड दोबारा H2O के साथ रिएक्ट करके क्या बनाना था, आपका मेटल हाइड्रोक्साइड बनाया था। पर पहले अगर ये पूछे तो बच्चों क्या बनाएगा, वो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस ही इवॉल्व करेगा। ठीक है, फिर ये पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट विग्रेसली विद ऑक्सीजन। कौन सी ऐसी मेटल है इनमें से जो विग्रेसली रिएक्ट करेगी, जिंक, मैग्नीशियम। बच्चों सोडियम और पोटेशियम अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि जो आपके
सोडियम और पोटेशियम होते हैं उसको आप एयर में खुला नहीं रखते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा विग्रेसली रिएक्ट करते हैं। और इसको आप किस में रख रहे थे बच्चों? केरोसिन ऑयल में। किस में रख रहे थे? केरोसिन ऑयल में। ये अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा था। हाँ तो बच्चों अब अपन पढ़ते हैं हाउ मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल। मेटल कैसे रिएक्ट करेगी नॉन मेटल के साथ में। मतलब क्या पढ़ेंगे? मेटल के रिएक्शन पढ़ेंगे नॉन मेटल के साथ में। इसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या होता है? द एटम हुज आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब जिसकी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, जैसे यहाँ पर 2 हो गए, ठीक है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। तो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है वहां पर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बच्चों? आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो उसको क्या बोलेंगे कि इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग है। तो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग क्या कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए बच्चों? या तो होनी चाहिए 2 8, या होनी चाहिए 2 8 8, ठीक है, या फिर होती है 2 8 18। तो जितने भी जो भी कोई भी एलिमेंट होता है ना बच्चों, वो क्या करता है? एक ये ऑक्टेट रूल की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है उसको कंप्लीट करना चाहता है। मतलब क्या चाहता है वो? 2 8 चाहता है, या फिर 2 8 8 या 2 8 18, यही अपनी कॉन्फ़िगरेशन चाहता है, ठीक है बच्चों। 2 8 8 18 यही अपनी कॉन्फ़िगरेशन चाहता है। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन जिसमें इससे ज्यादा या कम होंगे तो वो बैलेंस करना चाहेगा कि जो उसके जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में वो कितने हो? 8 हो। यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया कि कोई भी जो एलिमेंट होता है उसका क्या करती है? ऑक्टेट रूल को वो कंप्लीट करना चाहता है। मतलब वो चाहता है कि जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन है वो 2 8 हो, 2 8 8 हो, या 2 8 8 18 हो। इसके अलावा अगर उसकी कॉन्फ़िगरेशन की तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा या फिर क्या कर देगा? गेन कर लेगा, ठीक है। तो यहीं से अपन क्या करते हैं बच्चों? मेटल और नॉन मेटल के जो आपकी डेफिनेशन है उसको भी देख लेते हैं कि मेटल क्या होगा और आपका नॉन मेटल क्या होगा, ठीक है बच्चों। तो मेटल और नॉन मेटल क्या होते हैं आपके? मेटल क्या होता है बच्चों? मेटल की जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो आप पढ़ोगे। मेटल क्या होता है? जो क्या करेगा? लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को, है ना, या फिर डोनेट करेगा और लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को, और क्या करेगा बच्चों? एक अपनी पॉजिटिव वैलेंसी क्या कर देगा? एक्वायर कर लेगा। जिससे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपका जो सोडियम होता है ना सोडियम, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक? 281। क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है बच्चों? 281। मतलब ये अपना क्या करना है? ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए इसको जिसका एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या करना पड़ेगा बच्चों? डोनेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डोनेट करना पड़ेगा। तो इसने क्या करा? अब क्या करा? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई अब? 2 8 हो गई ना, 2 8, क्योंकि इसने क्या करा? एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? डोनेट कर दिया। और डोनेट करने के बाद इस पे कौन सी वैलेंसी आ गई? पॉजिटिव वैलेंसी। तो मेटल की जो एक्चुअल मेटल की जो एक्चुअल डेफिनेशन होती है वो ये होती है बच्चों, हु लूज इलेक्ट्रॉन और डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड गेन, क्या करेंगे? पॉजिटिव वैलेंसी को वो गेन कर लेगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका मेटल। अगर मैं बात करूं आपका नॉन मेटल क्या होगा, ठीक है बच्चों। तो अगर आपका नॉन मेटल की मैं बात करूं वो क्या होगा, तो नॉन मेटल क्या होगा? इसी का ऑपोजिट था। अपन ने देखा कि मेटल और नॉन मेटल में क्या करे? हर चीज में ऑपोजिट हो रहे हैं। तो नॉन मेटल क्या होगा बच्चों? क्या करेगा? जो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को, और जो कौन सा चार्ज एक्वायर करेगा? नेगेटिव वैलेंसी। क्या होगी उसकी? नेगेटिव वैलेंसी होगी। जैसे अगर मैं बात करूं और मैं आपको बताऊं तो क्या होगा? एक नॉन मेटल आप ले लो, जैसे क्लोरीन नॉन मेटल है, ठीक है। क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बच्चों? 287 होती है क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन। इसमें क्या करोगे आप? इसको एक इलेक्ट्रॉन आपने दे दिया, ठीक है। इसको क्या करना पड़ेगा? अब अपना इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा अपनी क्या करने के लिए? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए। तो इसकी 7 है, इसको 7 को क्या करना पड़ेगा? 8 करना पड़ेगा। इसको ऑक्टेट रूल कंप्लीशन करना है, तो ये क्या करेगा? क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इस पर क्या आ जाएगा बच्चों? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इसको क्या बोलेंगे? 288। अब इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो किसके अकॉर्डिंग हो गई? ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग हो गई। तो यही होता है बच्चों मेटल और नॉन मेटल की जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो क्या है? नॉन मेटल की तो क्या है बच्चों? जो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को और जिसकी नेगेटिव वैलेंसी होगी। और इसकी क्या होगी मेटल की? जो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को और जिसकी क्या वैलेंसी होगी बच्चों? पॉजिटिव वैलेंसी होगी। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो भी इंसान डोनेशन करता है या डोनेट करता है वो क्या होता है? एक पॉजिटिव इंसान होता है, तो उसकी वैलेंसी क्या है? इसीलिए सोडियम की वैलेंसी क्या लिख दी अपन ने? पॉजिटिव वैलेंसी लिख दी। और वैसे जो अब ये गेन कर रहा है तो ये क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, इसी का ऑपोजिट हो गया। तो ये क्या हो गया? मेटल और नॉन मेटल की एक्चुअल डेफिनेशन हो गई बच्चों, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे, आपका नेक्स्ट आता है आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड क्या होता है बच्चों? अभी अपन ने पढ़ा, क्या पढ़ा कि जो सोडियम है वो एक क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है बच्चों? डोनेट कर रहा है। और क्या कर रहा है? जो क्लोरीन है वो क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। ये अपन ने पढ़ लिया कि जो आपका सोडियम था
उसने क्या करा बच्चों, जो आपका सोडियम था उसने क्या करा, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करा और एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, लूज कर दिया। ठीक है बच्चों, अब आपका जो क्लोरीन था उसने क्या करा था, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और क्या कर दिया, नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लिया। ठीक है, यहाँ तक आपने पढ़ लिया। ठीक है, अब अगर आप ऐसा देखो कि अगर सोडियम और जो क्लोरीन है, जो ये इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, यही इलेक्ट्रॉन अगर क्लोरीन ले ले तो वो क्या बन गया, ये बन गया क्लोरीन। तो यहाँ पर आपका कौन सा क्या कंपाउंड फॉर्म हो गया बच्चों, NaCl, Na पॉजिटिव एंड क्लोरीन नेगेटिव। क्या फॉर्म हो गया, Na पॉजिटिव एंड क्लोरीन नेगेटिव। अगर जो भी इलेक्ट्रॉन ये सोडियम लूज कर रहा है वो अगर क्लोरीन ले ले तो ये क्या करेंगे, एक आयनिक कंपाउंड फॉर्म कर देंगे जिसको क्या बोलेंगे, NaCl, जहां पर ये किसके आयंस की फॉर्म में Na प्लस और क्लोरीन माइनस। तो ये कौन सा क्या फॉर्म हो गया बच्चों आपका, कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो गया, आयनिक बॉन्ड। कौन सा फॉर्म बोलते हैं इसको, आयनिक बॉन्ड। बॉन्ड बच्चों आपके क्या होते हैं, आयनिक होते हैं, कोवेलेंट होते हैं और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी होता है, जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। और आप जो कार्बन कंपाउंड है वहां पर आप क्या पढ़ोगे, कोवेलेंट क्या पढ़ोगे, बॉन्ड पढ़ोगे। यहाँ पर आपने क्या पढ़ा, आयनिक बॉन्ड पढ़ा कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, जब क्या हो आपका एक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया और आपका क्या हो गया, आयंस की फॉर्म में आपका क्या बन गया, Na प्लस एंड क्लोरीन माइनस। ठीक है, तो उसको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड क्या होता है, द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द एटम्स ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये किस कौन फॉर्म करता है, एक तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और उसको दूसरा कौन सा होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव जैसे आपका ये हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सारे क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्लोरीन क्या है आपका एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है बच्चों, ये सब क्या करते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लूज इलेक्ट्रॉन, जो लूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जो गेन कर रहे हैं उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, व्हेन एन एटम ऑफ अ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कम इन कांटेक्ट विद दैट ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, देन द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लूज और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट गेन द इलेक्ट्रॉन। और इसी को क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं बच्चों आपको, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो आयनिक बॉन्ड आपका होता क्या है, जब आयंस की फॉर्म में Na प्लस और क्लोरीन माइनस होता है, जब आयन जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों की मिलने से जो एक आपका बनता है उसको क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। जैसे यहाँ पर बन रहा है, आपके सोडियम ने लूज करा, इसने गेन कर लिया और आपका क्या बन गया, Na प्लस और Cl माइनस बन गया। अच्छा बच्चों, इसको बताए क्या है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर की फॉर्म में भी अपन देखते हैं। किसकी फॉर्म में देखते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर की फॉर्म में। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में क्या होता है बच्चों, जो आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है जिसको आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हो। क्या बोलते हो, जिसको आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हो, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, उसको ये किसमें डॉट या किसकी क्रॉस की फॉर्म में डोनेट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, सॉरी बच्चों रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपका सोडियम है। ठीक है, अपन ने अभी देखा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 281। ठीक है, मतलब इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या है, इसका 1 है ना। तो इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो कि क्या होता है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी होता है। आउटर मोस्ट को क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब ये इसकी वैलेंसी को क्या करेगा, डिफाइन करेगा कि इसकी वैलेंसी क्या होगी। तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो है 1। ठीक है, तो इसको ये कौन से फॉर्म में डाल देगा, डॉट फॉर्म में। क्या बोलते हैं इसको, डॉट और क्रॉस के फॉर्म में क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो इसने इसको किस फॉर्म में कर दिया बच्चों, डॉट की फॉर्म में। अब आपका जो क्लोरीन था, क्लोरीन की क्या कॉन्फ़िगरेशन थी, 287। ठीक है, इसकी 287 कॉन्फ़िगरेशन थी। ठीक है, अब इसमें आपका क्या है, आपके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 है। कितने हैं इसके, वैलेंस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 7। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोरीन लिखा, यहाँ पर आप 7 क्रॉसेस लगा दोगे। कितने क्रॉसेस लगा दोगे बच्चों, 7 क्रॉसेस आपने लगा दी। अब आपको पता है कि इसको ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो इसका डॉट है, इसको डोनेट करना है, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या करेगा, इसने क्या करा, इसको एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। और डोनेट करने पे इसमें कौन सा चार्ज आ गया, इस पर नेगेटिव आ गया, और इस पर कौन सा चार्ज आ गया बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आ गया। यही आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, सोडियम को आपने क्या करा, इसको एक इलेक्ट्रॉन देना था, इसने इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। ठीक है, आप एक और एग्जांपल दे सकते हो एल्यूमिनियम का। क्या एग्जांपल देख सकते हो, एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बच्चों, 282। क्या होती है, 282 होती है। मतलब कि क्या है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं, डोनेट करने हैं। क्या करने हैं बच्चों, इसको 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं। तो ठीक है, मैं इसको लिख दूंगी डॉट के फॉर्म में कि इसके पास कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। इसको आउटर मोस्ट शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास 2 डॉट हो। ठीक है, वापस क्लोरीन का एग्जाम्पल ले लो, तो क्लोरीन के पास कितने थे, 7 थे। ठीक है, यहाँ पे 7 हो गया। ठीक है, इसने क्या करा, एक एल्यूमिनियम ने इसको दे दिया, इसने नेगेटिव चार्ज ले लिया। ठीक है, यहाँ पर आपका हो गया। पर अभी तो एल्यूमिनियम के पास एक और बच रहा है, तो ये क्या करेगा, दूसरा कोई जो क्लोरीन, एक और जो डिफरेंट क्लोरीन मॉलिक्यूल होगा,
जो भी डिफरेंट आपका क्लोरीन कंपाउंड होगा तो वो उसको डोनेट कर देगा और इस पे भी नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये क्या करेगा, 2 क्लोरीन के साथ में क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्म करेगा। कौन सा बॉन्ड है ये, जो भी ये बॉन्ड फॉर्म कर रहा है इस बॉन्ड को क्या बोलोगे बच्चों, आयनिक बॉन्ड। क्या बोल रहे हो इस बॉन्ड को आप, आयनिक बॉन्ड बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो इसको, आयनिक बॉन्ड। जब कोई क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, जब भी कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन और उस इलेक्ट्रॉन को कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट गेन कर रहा है, तो वहां पर आपका फॉर्म हो रहा है आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है बच्चों, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया। अब इसके बाद अपन देखते हैं आयनिक बॉन्ड की आपकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है बच्चों, तो आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज अपन देख लेंगे। आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, सबसे पहली है कंसिस्ट ऑफ आयंस। ये अपन ने अभी देखा कि अपन ने क्या देखा, जो आपका Na+ था वो प्लस और Cl-, तो ये प्लस और माइनस आयंस ही तो है। तो जो आपके आयनिक कंपाउंड है वो कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कौन से फॉर्म में बच्चों, आयंस की फॉर्म में। ठीक है, तो एक तो पॉजिटिव है आपका और एक नेगेटिव चार्ज आयंस होंगे। ये मॉलिक्यूल नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब है फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर क्या होता है बच्चों इसका, आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड एंड रिलेटिवली हार्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी बच्चों, जब कोई सेम चार्जेस होते हैं, अगर मैं पॉजिटिव पॉजिटिव लूं या नेगेटिव नेगेटिव लूं, तो इन चार्जेस को क्या बोलते हैं, ये रिपेल करते हैं। रिपेल मतलब क्या होता है बच्चों, जब भी आप दो किसी सेम चार्जेस को लेकर जाओगे तो वो एक दूसरे से दूर भागना चाहेंगे, रिपेल करेंगे। और जब आप अपोजिट चार्जेस को लेकर आओगे, जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव, दो अपोजिट चार्ज है, इनको जब आप पास में लेकर आओगे तो ये क्या करेंगे बच्चों, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे की तरफ। क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे। ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करता है। ये अपन पढ़ते हैं भी, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो ऑपोजिट चार्जेस क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या है, ऑपोजिट चार्जेस है पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर ऑपोजिट चार्जेस है मतलब ये क्या करेंगे, एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे, और अट्रैक्ट होंगे तो ये पास आना चाहेंगे, तो जो इनका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा होगा। क्या होगा बच्चों, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इनका इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, बहुत ज्यादा फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा, क्योंकि ये क्या है, ऑपोजिट चार्ज, और ऑपोजिट चार्ज अपन को पता है क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, फिर एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये जो आप देख रहे हो स्ट्रक्चर, ये इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। ऐसे यहाँ पर जैसे एक जो आपका ये जो आपका बिल्कुल फिल्ड है, ये है सोडियम आपका, और जो आपका ये क्या है, होलो है, ये क्या है, क्लोरीन है। तो ये क्या है, सोडियम और क्लोरीन के जो ये ऐसे होते हैं ना एलिमेंट, वो इस तरह से क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, ऐसे होते हैं। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे आपकी। ठीक है, तो ये क्रिस्टल के फॉर्म में रहते हैं। तो एक्सरे स्टडीज हैव शोन दैट आयनिक कंपाउंड डू नॉट एग्जिस्ट एज सिंपल सिंगल मॉलिक्यूल बट एज Na+ एंड Cl-। Na+ और Cl- में ऐसे क्रिस्टल लेटिस के फॉर्म में वो क्या होते हैं बच्चों, अरेंज होते हैं। अब आपको यहाँ पर दिख रहा है कि सोडियम और क्लोरीन कितने पास पास है, और ये क्या है, ऑपोजिट चार्ज है, तो क्या होंगे, ये अट्रैक्ट होंगे, इसीलिए इनके अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। फिर होता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रेजेंट बिटवीन आयंस ऑफ अपोजिट चार्जेस। इनके बीच में क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, तो इनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो भी कैसे होंगे बच्चों, बहुत हाई होंगे। क्या होंगे, बहुत ज्यादा हाई होंगे। नेक्स्ट आता है सोल्यूबिलिटी। इनकी सोल्यूबिलिटी कैसी होती है, तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं जनरली सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट में तो वो सोल्यूबल होता है, जैसे कि वाटर हुआ, मगर जो क्या है आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट है उसमें क्या होता है, ये इनसोल्यूबल होगा। नॉन पोलर मतलब टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, सब में क्या है, इनसोल्यूबल है, जबकि किसमें सोल्यूबल है, पोलर सॉल्वेंट्स में। ठीक है, फिर आता है आपका ब्रिटल नेचर। अभी अपन ने पढ़ा था जब अपन मेटल और नॉन मेटल ये कर रहे थे कि जो मेटल था वो क्या था आपका मैलिएबल था, और जो नॉन मेटल था वो ब्रिटल था। ब्रिटल मतलब जैसे आप किसी से उसको बीट करोगे तो वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स और प्रेशर आर ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस। स्मॉल पीसेस में ये ब्रोक हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं बच्चों, ब्रिटलनेस। क्या बोलते हैं इसकी, ब्रिटल नेचर। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको मैं समझाऊं तो ये आपका एक पूरा है Na+ Cl- का जो आपका क्या है कंपाउंड है, वो है आयनिक कंपाउंड। ठीक है, ये Na+ Cl- है। जैसे ही आपने कोई फोर्स अप्लाई करा तो जो एक की लेयर थी वो दूसरे के नीचे आ गई। ठीक है, अब जो आपके ये कौन से है, एक जो सेम आयंस है वो रिपेल करेंगे, जैसे नेगेटिव 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 पॉजिटिव पॉजिटिव। तो ये आयन जैसे रिपेल करेंगे तो ये क्या करेगा, सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रोक हो जाएगा। जैसे आपने कोई प्रेशर अप्लाई किया तो एक की लेयर दूसरे के नीचे आ गई।
अब जो आयन सेम है वो क्या करेंगे, रिपेल करते हैं, अभी अपन ने देखा, और रिपेल करेंगे तो क्या करेंगे, टूट जाएंगे। अभी अपन ने क्या देखा, जो सेम चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं बच्चों, रिपेल करते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं। तो आपने जैसे इस पे फोर्स लगाया, ये एक की लेयर दूसरे के ऊपर आ गई, और जो सेम आयंस थे वो रिपेल करेंगे, रिपेल करके क्या करेंगे बच्चों, टूट जाएंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं, इसका जो ब्रिटल नेचर होता है वो। अब आता है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। ठीक है, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं इन एनी सब्सटेंस इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन। किसी भी जो भी आपका कोई भी है सब्सटेंस, जो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि उसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कोई भी आपका जो कंपाउंड है या फिर कोई आपका जो एलिमेंट है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी तब कंडक्ट करेगा जब उसके पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फिर जैसे आप उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो वो क्या करते हैं, मूव करने लग जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी प्रेजेंस चाहिए। तो इनके अंदर जो आपका NaCl का क्या है, आयनिक कंपाउंड है, इसके पास कहते हैं बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसीलिए ये क्या करता है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपका हो गया। अब अपन इसके क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। तो इसके क्वेश्चंस में सबसे पहले क्या है, ऑक्टेट रूल वाज गिवन बाय। अभी मैंने देखा आपका कि जो ऑक्टेट रूल जो आपको पढ़ाया था मैंने, वो उसके बाद किसके बेसिस पे था बच्चों, वो लुईस स्टोर्च के बेसिस पे। तो ऑक्टेट रूल किसने दिया है, लुईस ने दिया है। ठीक है, फिर एक्सेप्शन ऑफ द ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल की एक्सेप्शन क्या है, इसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, Na है या Hg है। He क्या होती है बच्चों, एक क्या होती है, ये नोबल गैस कॉन्फिगरेशन होती है, तो ये एक एक्सेप्शन होती है। ठीक है, फिर आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय। आयनिक बॉन्ड कब फॉर्म होगा, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, या लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों साथ में होगा। तो बच्चों अभी अपन ने पढ़ा है कि आपका आयनिक कंपाउंड कब फॉर्म होता है, जब एक जो आपका मेटल है वो क्या कर रहा है, लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, और जो आपका नॉन मेटल है वो गेन कर रहा है, और उसी के बीच में क्या फॉर्म हो रहा है, आपका आयनिक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन सी में होती है बच्चों, कोवेलेंट कंपाउंड में होती है। ये आप जो आपका कार्बन एंड कंपाउंड जो चैप्टर है उसमें बहुत अच्छे से पढ़ोगे कि कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, उसमें क्या होता है, शेयरिंग होती है। फिर आपका फोर्थ क्वेश्चन है, आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन। आयनिक फॉर्म किसके फॉर्म में, आयनिक बॉन्ड जो है किसके बीच में होगा, दो इलेक्ट्रोपॉजिटिव के, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव के, या वन इलेक्ट्रोपॉजिटिव और वन इलेक्ट्रोनेगेटिव। मैंने आपको भी बताया था कि जैसे आपका जो सोडियम होता है, जो एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है, वो क्या करता है, आपका इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है। जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। फिर जो क्लोरीन है वो क्या कर रहा है, आपका एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है और क्या कर रहा है, नेगेटिव चार्ज कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये क्या आएगा इसका आंसर, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा और एक क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। फिर ये पूछता है ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड क्या होता है, आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन के टाइम पे क्या होता है, फोर्स ऑफ रिपल्जन होता है, या फिर फोर्स ऑफ रिपल्जन, या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बच्चों इसका आंसर क्या आएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैंने आपको अभी बताया कि जो आपके ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो उनके बीच में क्या होगा, एक अट्रैक्शन का फोर्स होगा और बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। फिर ये पूछ रहे हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉन्ड फॉर्म्ड व्हेन अ मेटल कंबाइन विद द एटम ऑफ द नॉन मेटल। अभी अपन ने पूरा ये क्या पढ़ा है कि मेटल जब नॉन मेटल के साथ कंबाइन कर रही है तो क्या फॉर्म कर रही है बच्चों, आयनिक बॉन्ड। कौन सा फॉर्म कर रही है बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, जिसमें क्या होता है, एक क्या होता है, ये आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक पॉजिटिव आयन और एक क्या है आपका नेगेटिव आयन। फिर ये पूछा है व्हाई आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। किसी भी जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों होते हैं बच्चों, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, इसके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, क्या होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, FOA, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर किसी में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है तो क्या वो इजीली मेल्ट होगा, कभी नहीं होगा। उसको मेल्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा हीटिंग करनी पड़ेगी। तो इसलिए इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, बहुत हाई होते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है। फिर ये पूछा है व्हाई डज मोल्टन NaCl कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो NaCl होता है ये इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करवा रहा है, तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि क्या होते हैं इसके अंदर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि क्या करवाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं। तो बच्चों यहाँ तक अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है, यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया है कि आपका जो ऑक्टेट रूल था वो क्या था। ऑक्टेट रूल था आपका कि जो कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 2 8 होनी चाहिए, 2 8 8 होनी चाहिए, या फिर क्या होनी चाहिए बच्चों,
2 8 8 18 होनी चाहिए। तो जितने भी आपके एलिमेंट होते हैं, मेटल है, नॉन मेटल है, कोई भी है, तो वो क्या करेंगे, इस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करना चाहते हैं कि उनकी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो या तो 8 हो या 18 हो। यही होते हैं आउटर मोस्ट में, 8 या 18 हो। ठीक है, तो बच्चों ऐसे ही फिर क्या होता है, मेटल जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, जैसे सोडियम की बात करें तो उसके पास क्या कॉन्फ़िगरेशन था उसका, 281 था, तो उसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। और जैसे अगर क्लोरीन की बात करें तो उसका क्या था, 287 था। ठीक है, ये रहा आपका सोडियम का और ये क्या है आपका क्लोरीन का, तो इसका क्या था, 287 था, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया। और ऐसे ही करके इन दोनों ने एक कंपाउंड बनाया जिसको बोलते हैं आप आयनिक कंपाउंड, जिसमें क्या होते हैं, आयंस की फॉर्म में आपके क्या होते हैं, कोई भी कंपाउंड होता है आयंस की फॉर्म में, मतलब एक आपका पॉजिटिव होगा और एक आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, यहाँ तक आपने पढ़ा। फिर अपन ने पढ़ा कि आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, कि एक तो वो ब्रिटल होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो ये सब अपन ने उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी। ठीक है बच्चों, इसके बाद अपन जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो क्या है, अकरेंस ऑफ मेटल। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, अकरेंस ऑफ मेटल। इसमें अपन क्या पढ़ेंगे, जो अपना मेटल जो होता है वो कहाँ से अपन को मिलता है। ठीक है, तो जो मिनरल्स की फॉर्म में मिलता है, मिनरल्स मतलब नेचुरल फॉर्म में जैसे अपन को कोई मेटल मिल रहा है। मिनरल्स मतलब क्या होता है बच्चों, द नेचुरल सब्सटेंसेस इन विच मेटल और देयर कंपाउंड अकर इन नेटिव स्टेट। नेटिव स्टेट मतलब वो नेचर में जिस स्टेट में मिलते हैं उसी को क्या बोलते हैं, मिनरल बोलते हैं। जैसे जो अपने बच्चों क्या होते हैं, AgAu होते हैं ना, ये कैसे मिलते हैं अपन को, नेटिव स्टेट में मिलते हैं, मतलब इनको अपन को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, प्योर या कुछ भी। अच्छा, कैसे पता चल रहा है आपको, जैसे मिनरल है, ठीक है, मिनरल के अंदर बहुत सारी और भी चीजें होगी और मेटल भी होगा। ठीक है, मेटल जैसे अपन को कोई भी क्या बोलते हैं, कहीं पर भी अर्थ में जो मिलता है, अर्थ के अंदर जैसे कि मान लो कि कोई भी मिनरल मिल रहा है, ठीक है, उस मिनरल के अंदर से अपन को कोई मेटल निकालनी पड़ रही है, तो अपन उसका पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन होना। क्या पढ़ेंगे बच्चों, कि अपन मिनरल का क्या करेंगे, एक्सट्रैक्शन करेंगे, फिर अपन मिनरल को भी प्योर करेंगे। ठीक है, तो इसके कुछ मेथड होते हैं, पर उससे पहले पढ़ लो कि मिनरल क्या होता है और क्या होता है और गेन क्या होता है। ठीक है, तो मिनरल मैंने आपको बताया जो नेचुरल सब्सटेंस, कोई भी मेटल है जिस तरह से वो नेचर में मिलती है अपन को, जैसे किसी रॉक की फॉर्म में मिल रही है, कोई बहुत बड़ा पहाड़ जैसे माइन से निकाली जाती है तो वो बहुत ज्यादा एक रॉक वगैरह किसी की फॉर्म में होती है, बहुत ज्यादा बड़ी होती है। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो अपन को नेटिव स्टेट में मिलती है, मतलब जैसे कि जैसी प्योर की प्योर मिलती है, जैसे कि क्या है, सिल्वर और गोल्ड। उसके बाद आता है और क्या होता है, द मिनरल फ्रॉम विच द मेटल कैन बी कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड। मतलब जैसे कोई और में क्या होगा बच्चों, इसके अंदर मेटल होगी ना, उस मेटल को अपन क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, उस किसी भी मिनरल में से जब अपन मेटल को एक्सट्रैक्ट कर देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, और बोलेंगे। किसी मिनरल में से मेटल को निकालना क्या बोलते हैं बच्चों, उसको और बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि मेटल अपन को क्या है, प्योर फॉर्म में चाहिए, तो इसलिए अपन उसको एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो अपने प्रॉफिट के लिए ही होगा वो। ठीक है, उसके बाद है गेन क्या होते हैं, अच्छा और जो है, ठीक है, अब किसी भी मिनरल में और है, मेटल है, और उसमें क्या होगी, कुछ ना कुछ तो इम्प्योरिटीज भी होगी, क्योंकि वो आसपास मिट्टी कंकड़ वगैरह बहुत सारी चीजें होती है किसी भी रॉक में। तो गेन क्या होती है, जो इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड होती है किसी भी मिनरल के साथ में, किसी भी मिनरल के साथ में जो इम्प्योरिटीज होगी उसको क्या बोलेंगे, गेन बोलेंगे। तो अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे आपको कोई मिनरल है, मिनरल क्या होता है, कोई नेचर में जो भी सब्सटेंस आपको नेचुरल फॉर्म जो है उसकी जैसे आपको मिल रहा है वो है। ठीक है, फिर आता है आपका तो और क्या है, जिसमें से अपन मेटल पार्ट को क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, मेटल पार्ट को हटा देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, और जो अपना गेन है वो क्या है, मिनरल के अंदर ही बच्चों जो इम्प्योरिटीज, इसको क्या बोलेंगे, गेन बोलेंगे। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया कि जो मेटल है उसका अकरेंस कैसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ओर। अभी जो अपन ने और पढ़ा, और क्या था, मेटल से मिनरल से किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करना। कोई भी मिनरल जो आपको प्रेजेंट है आपके नेचर में फॉर्म में, वहां से आप मेटल को जो एक्सट्रैक्ट कर दोगे तो उसको बोलेंगे ओर। ठीक है, तो और कितने टाइप के होते हैं, तो आपके और कितने टाइप के होते हैं, ऑक्साइड और होते हैं, सल्फाइड और होते हैं, कार्बोनाइट और होते हैं, हैलाइड और होते हैं, और सल्फेट और होते हैं। ठीक है बच्चों, और में जो ऑक्साइड और होता है ना, अभी आप आगे जाके पढ़ोगे कि ऑक्साइड और को बहुत ये क्या होता है, इसको ना ज्यादा कुछ इम्प्योर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इवन जो अपन को मिलते हैं सल्फाइड और कार्बोनेट और, इनको अपन क्या करते हैं, ऑक्साइड और को एक्साइड और में कन्वर्ट करना पड़ता है, ताकि अपन इसको इजीली इसमें से क्या कर सके बच्चों, मेटल को निकाल सके। इसलिए क्या होती है, जो मोस्ट जो बहुत इजी फॉर्म होती है ना, जिससे आप इजीली मेटल को निकाल सको, वो होती है ऑक्साइड और। ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, बॉक्साइड होते हैं। बॉक्साइड किसे बोलते हैं बच्चों, एल्यूमिनियम का जो और होता है, जिसको क्या बोलते हैं, Al2O3.3H2O। ठीक है, फिर आपका जो क्यूपरेट होता है, जो कॉपर ऑक्साइड का जो होता है, उसको क्या बोलते हैं, क्यूपरेट। फिर मैग्नेटाइट किसको बोलते हैं,
जो आयरन का ओर होता है उसको। और हेमीटाइट किसको बोलते हैं बच्चों, वो भी आयरन के ओर की एक फॉर्म है। हेमीटाइट इंपॉर्टेंट है, हेमीटाइट बहुत बार पूछ लेता है, कॉपर का पूछ लेता है, वो क्यूपराइट क्या होता है, और बॉक्साइट तो बहुत जनरली पूछता ही है। ठीक है बच्चों, इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है आप उनको जरूर देख जाना, जैसे कि एक तो बॉक्साइट हो गया, क्यूपराइट हो गया, हेमेटाइट हो गया। ठीक है बच्चों, इसके अलावा जो रॉक सोल्ट आपका NaCl जो आपको मिलता है वो किसकी फॉर्म में मिलता है, ये अपन ने सोल्ट में भी देखा था कि जो अपन को रॉक सोल्ट मिलता है NaCl किसकी फॉर्म में मिलता है, रॉक सोल्ट की फॉर्म में मिलता है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा ये हॉर्न सिल्वर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सिल्वर जिस फॉर्म में मिलता है वो है। इसके अलावा जिंक ब्लेड जो ZnS होता है वो अपन को जिंक ब्लेंड की फॉर्म में जो उसका मिलता है और। ठीक है बच्चों, ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बता दिया जो आपको पढ़ना है। अब मेटलर्जी क्या होता है, ठीक है, मेटलर्जी इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम देयर ओर। अभी मैंने आपको बताया कि ओर क्या होता है, किसी मेटल को निकालना, मिनरल में से मेटल को निकाल दो तो जो बचेगा वो ओर है। ठीक है, तो जो उसका प्रोसेस है निकालने का उसको क्या बोलते हैं बच्चों, मेटलर्जी। क्या बोलते हैं उसको, मेटलर्जी। मेटलर्जी अगर आप ये लेते हो, कोई भी फील्ड लेते हो, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री वाला फील्ड लेते हो, लाइक बायो लेते हो या मैथ्स लेते हो, तो मेटलर्जी वहां पर बहुत डिटेल में आएगा आपका 11th और 12th में। ठीक है, मेटलर्जी इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल, मेटल को एक्सट्रैक्ट करना फ्रॉम द ओर। ठीक है, उसकी ओर को क्या करना, एक्सट्रैक्ट करना, फिर उसको रिफाइन करना। रिफाइन करना मतलब क्या है बच्चों, प्योर करना। ठीक है, आपको जो मेटल मिल गई, आपने क्या करा, ओर से तो मेटल निकाल दी, पर मेटल में भी कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज हो सकती है ना, जैसे आपके ओर में होगी गैंग, वैसे मेटल में भी कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज होगी, तो उसको भी रिफाइन करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इस ये जो प्रोसेस है इसके कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको मेटलर्जी करनी है, पूरी प्रोसेस जो करनी है, आपको मेटल को निकालना है। ठीक है, तो उसकी जो प्रोसेस है वो क्या है, ये 4 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले होता है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द ओर। ग्राइंडिंग का मतलब क्या है बच्चों, जो बहुत बड़ा आपको मिलता है ना, किसी रॉक मिल रहा है, मान लो एक बहुत बड़ा रॉक की फॉर्म में जो आपको मिल रहा है और वो मिल रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको पाउडर्ड फॉर्म में या छोटे छोटे जो मटेरियल है या पाउडर्ड फॉर्म में आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब उसकी ग्राइंडिंग करनी पड़ेगी। ग्राइंडिंग करते हैं ना अपन किसी चीज को, कैसे इजी फॉर्म होती है उसमें कन्वर्ट करते हैं, तो वही यहाँ पर ग्राइंडिंग और क्रशिंग होता है। कंसंट्रेशन और इनरिचमेंट ऑफ ओर इसका नेक्स्ट स्टेप है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है बच्चों, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, फिर क्या आता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, और लास्टली क्या है आपका, रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन ऑफ द इम्प्योर मेटल। ठीक है, तो बच्चों आपका फर्स्ट स्टेप में तो क्या हुआ, उसकी क्रशिंग हुई, जो आपको रॉक की फॉर्म में मिल रहा है वो आपने क्या करा, एक सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा है कंसंट्रेशन ऑफ और एनरिचमेंट ऑफ ओर। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें जो आपका जो गैंग है ना, गैंग जो होता है ना, इम्प्योरिटीज, वो हटाई जाती है। क्या कर दी जाती है, हटाई जाती है। ठीक है बच्चों, फिर आता है आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मतलब कि इसमें क्या है, मेटल को आपको बाहर निकाला जा रहा है, जो मेटल है ना वो एक्सट्रैक्ट हो रही है। क्या हो रही है, मेटल एक्सट्रैक्ट हो रही है, मेटल और दोनों अलग हो रहे हैं। इसके अलावा रिफाइनिंग ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर मेटल, अब जो आपको मेटल मिली है वो इम्प्योर है तो उसका रिफाइनिंग या प्यूरिफिकेशन होगा। ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स होती है। सबसे पहले क्या होता है, उसका ग्राइंडिंग होती है और क्रशिंग होती है। सेकंड क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, जहां पर जो गैंग और इम्प्योरिटीज होती है उसको हटाया जाता है। फिर आता है मेटल को हटाएंगे, ठीक है, मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे ओर से, और उसके बाद क्या होगा, मेटल को अपन क्या करेंगे बच्चों, प्योर करेंगे, क्योंकि वो इम्प्योर फॉर्म में होगी। तो जो अपना सबसे पहला प्रोसेस था क्या था, ग्राइंडिंग और क्रशिंग। ग्राइंडिंग और क्रशिंग जो करेंगे अपन ओर की, वो क्या है, इसका फर्स्ट स्टेप है। तो बच्चों ये कैसे करते हैं, इसमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ द ओर्स अकर एज बिग रॉक। मैंने आपको क्या बताया, जो आपके ओर होंगे वो क्या होंगे, किसी रॉक की फॉर्म में होंगे। मान लो ये बहुत इतना मोटा रॉक है, ठीक है, तो इसको आपको क्या है, किसी क्रशर की हेल्प से छोटे छोटे या फिर पाउडर्ड फॉर्म में आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये एक आपका होता है क्रशिंग इन हैमर मिल। तो ये हैमर मिल जो होता है, वहां पर जो बड़े बड़े रॉक होते हैं ना, उसको ऐसे ही क्रश कर देते हैं। ठीक है, और एक और इसको होता है पल्वराइजेशन भी होता है। ठीक है बच्चों, ये तो बात हो गया सिर्फ इसका क्रशिंग का। ठीक है, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप, वो क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर और एनरिचमेंट ऑफ ओर। मैंने आपको अभी सबसे पहले क्या बताया, पहले आप जो रॉक बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा उसको छोटे छोटे या पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, जिसको बोलेंगे क्रशिंग और ग्राइंडिंग। ठीक है, जो हैमर मिल में होता है, पल्वराइजेशन में होता है। ठीक है बच्चों, अब आता है आपका कंसंट्रेशन ऑफ ओर और एनरिचमेंट ऑफ ओर, जहां पर आप क्या करोगे, जो उसकी इंप्योरिटीज, जो गैंग प्रेजेंट होता है किसी भी मिनरल में, उसको हटाओगे। तो इसमें क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनवांटेड इंप्योरिटीज गैंग फ्रॉम द ओर। जो आपका ओर है उससे आप क्या करोगे बच्चों, जो इंप्योरिटीज है गैंग, उसको हटाओगे। ठीक है, तो इसके लिए जो सबसे पहले आपका प्रोसेस है वो है हाइड्रोलिक वॉशिंग। क्या बोलते हैं बच्चों इसको,
हाइड्रोलिक वॉशिंग। अच्छा, हाइड्रोलिक से समझ में आ रहा है, मतलब समथिंग रिलेटेड टू वाटर। क्या, किससे रिलेटेड है ये? वाटर से। ठीक है, तो बच्चों इसमें क्या होता है, यहाँ पर इसे पानी के प्रेशर से क्या करते हैं, यहाँ पर आपका पानी के प्रेशर से जो आपका ओर है उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर से पानी डाला जाता है। ठीक है, अब प्रेशर से पानी डाला जाएगा तो जो इम्प्योरिटीज होती है वो क्या होती है बच्चों, वो बहुत ज्यादा लो डेंसिटी की होती है ना, वो बहुत ज्यादा लाइट वेट होती है, तो वो पानी के साथ में ग्रेविटी के साथ में बह जाएगी। पर जो आपका ओर है वो थोड़ा हैवी होता है, और वो हैवी होता है तो वो यहाँ पर जो यहाँ पर इसके इस तरह से लगे होते हैं, यहाँ पर क्या होता है आपका ओर इकट्ठा हो जाता है। ठीक है बच्चों, जैसे जो आपका ओर होता है ना, यहाँ पर सिर्फ ये इस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है कि जो आपका ओर है वो होता है थोड़ा हैवी, और जो आपकी इम्प्योरिटीज होती है वो कैसी होती है, आपकी लाइट वेट होती है। जैसे अपन घर में भी बात करें तो घर में कोई चावल होता है या पोहा होता है जिसको अपन पानी में गला के रखते हैं, तो उससे क्या होता है, पानी के साथ में जो भी इम्प्योरिटीज होती है वो बह जाती है, और जो आपका क्या होता है, जो आपका जो भी चावल होता है वो प्योर फॉर्म में आ जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर हाइड्रोलिक जो होती है आपकी वॉशिंग, उसमें यही होता है, पानी का तेज बहाव से उसको पास करते हैं जो आपका ओर होता है, तो आपका ओर जो होता है वो तो नीचे, क्योंकि हैवी होता है तो वो तो नीचे बैठ जाता है, और जो आपकी इम्प्योरिटीज होती है वो क्या होती है बच्चों, बह जाती है। ठीक है, ये तो आपका हो गया हाइड्रोलिक। सेकंड है आपका फ्रोथ फ्लोटेशन। क्या है? फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। इसमें क्या होता है बच्चों, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द डिफरेंस इन वेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ और एंड गेन। जो गेन इम्प्योरिटीज है आपकी, उनकी वेटिंग प्रॉपर्टीज। वेटिंग प्रॉपर्टीज से क्या मतलब है बच्चों, कुछ चीज होगी ऐसी जो क्या होगी, आपके पानी में डिसॉल्व हो जाएगी, और कुछ चीज ऐसी होगी जो पानी में डिसॉल्व नहीं होगी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, एक तो होता है हाइड्रो, एक तो क्या होता है बच्चों, हाइड्रोफिलिक। क्या होता है? हाइड्रोफिलिक। और एक क्या होता है आपका, हाइड्रोफोबिक। क्या होता है बच्चों? हाइड्रोफोबिक। अच्छा, फिलिक का मतलब है, फिलिक है ना, फिलिक का मतलब है वाटर लविंग। क्या होता है? वाटर लविंग। तो यहाँ पर जो और इम्प्योरिटी होती है ना, उसमें से भी जो बच्चों इम्प्योरिटी वाला जो पार्ट होता है ना, वो क्या होता है, वाटर के साथ में ज्यादा अच्छे से कंबाइन करता है। तो ये क्या करता है, हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है आपके। आपकी जितनी भी इम्प्योरिटी होती है ना, और जिसको आप गेन भी बोलते हो, वो क्या होता है बच्चों आपका, वो वाटर लविंग पार्ट होता है। मतलब वाटर लविंग मतलब वो पानी के साथ बह जाता है। ठीक है, हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हाइटिंग। इसका मतलब क्या है, जो पार्ट पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये उसी की बेसिस पे काम करता है कि जो आपका क्या करते हो आप जो ओर ले रहे हो, ओर में क्या है आपका, एक तो गेंग है और आपका ओर है। ठीक है, तो जो आपकी इम्प्योरिटीज है ना, वो तो क्या करेगी, वाटर के साथ में क्या करेगी, डिसॉल्व हो जाएगी। जबकि जो आपकी हाइड्रोफोबिक क्या होता है आपका, क्या होता है बच्चों, आपका ओर होता है जो कि वाटर के साथ में डिसॉल्व नहीं होता है। ठीक है, वो अपन को मिल जाता है। जैसे अगर अपन बात करें तो यहाँ पर ये आपका जो ओर है ये सेटल डाउन हो गया। ठीक है, और जो आपका बाकी का जो आपका इम्प्योरिटीज थी, जो आपका गेंग था, वो आपको अलग मिल गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक सेपरेशन। क्या आता है बच्चों? मैग्नेटिक सेपरेशन। ये डिपेंड करता है कैसी प्रॉपर्टीज में, डिफरेंस इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। डिफरेंस इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बच्चों, डिफरेंस इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है कि आपका गेंग और ओर में से कुछ पार्ट ऐसा होगा जो क्या करेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, तो इसमें जनरली जो ओर होता है ना, वो क्या करता है, ओर क्या करता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है मतलब ये किसी मैग्नेटिक सरफेस पे स्टिक हो जाता है जाकर। ठीक है, और जो आपका इम्प्योरिटी रहती है ना, वो कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करती है। तो जैसे आपने ओर को यहाँ पर भेजा, यहाँ पर ये आपका कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेट टाइप का एक बेल्ट होता है, जैसे आपने ओर को भेजा तो यहाँ पर आपकी जो ओर होता है वो तो क्या होता है आपका बच्चों, मैग्नेट से अटैच हो जाता है, तो ये यहाँ पर अलग हो जाता है मैग्नेटिक पार्टिकल, और जो आपकी इम्प्योरिटीज होती है, जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल है, वो अलग हो जाता है। तो ऐसे आपको ये मिल जाता है। तो अपन ने क्या पढ़े बच्चों, 3 प्रोसेस पढ़े। सबसे पहले मैंने पढ़ा हाइड्रोलिक, जो आपका हाइड्रोलिक वॉशिंग थी, जिसमें आप वाटर के साथ में वॉश करा रहे थे, इम्प्योरिटीज उसमें क्या रहती है, बह रही थी, क्योंकि वो क्या होती है, बहुत ज्यादा कम डेंस होती है देन और। ठीक है, उसके बाद में आपने पढ़ा क्या बच्चों, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ये वेटिंग प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होता है। ठीक है, वेटिंग प्रॉपर्टी मतलब कुछ हाइड्रोफिलिक होगी, कुछ हाइड्रोफोबिक होगी। हाइड्रोफिलिक मतलब जो वाटर के साथ में डिसॉल्व हो रही है, और हाइड्रोफोबिक जो वाटर के साथ में डिसॉल्व नहीं हो रही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपने पढ़ा मैग्नेटिक सेपरेशन। ये मैग्नेटिक से मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में जो डिफरेंस है, तो जो आपका ओर है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, जबकि जो आपका गेंग होता है वो क्या करता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करती। यहाँ पर अपन ने जो आपका जो पूरा अकरेंस ऑफ मेटल था अपन ने वो देख लिया, मिनरल की फॉर्म में होती है, फिर ओर की फॉर्म में होती है, और फिर क्या होती है बच्चों, एक गेंग होती है जो कि क्या होती है, इम्प्योरिटीज होती है। फिर अपन ने देखा कि अपन मेटलर्जी क्या होती है, ओर से आपको मेटल को निकाल रहे हो, जो आपका ओर मिला है आपको, वहां से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना ही मेटलर्जी होती है।
जिसकी प्रोसेस में अपन ने सबसे पहले पढ़ा ग्राइंडिंग करना, ठीक है। उसके बाद अपन ने पढ़ा इनरिचमेंट ऑफ ओर, जहां पर अपन ने 3 प्रोसेस पढ़ी, हाइड्रोलिक, मैग्नेटिक सेपरेशन और एक था फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। अब अपन जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं बच्चों वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। क्या पढ़ने वाले हैं अपन? मेटल का कैसे एक्सट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो इसके लिए आप एक पूरी आपकी रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते हो ना बच्चों, जो अपन ने पढ़ी है रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होते हैं, एक तो सबसे ऊपर होते हैं मोस्ट रिएक्टिव, फिर होते हैं लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है। तो यहीं पर उन्हीं जो मेटल है ना उनको इन्होंने क्या कर दिया बच्चों, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले आएंगे लो रिएक्टिविटी वाले, कौन से मेटल जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा लो है, ठीक है। तो ये है लो रिएक्टिव मेटल, जो बहुत ज्यादा क्या है, कम रिएक्टिव है, ठीक है। उसके बाद है आपके मिडिल रिएक्टिव, मतलब जो मिडिल में आते हैं, जो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है उसके मिडिल में आते हैं, उनको क्या बोलेंगे, मिडिल रिएक्टिव मेटल, ठीक है। उसके बाद जो आपके थर्ड आते हैं वो क्या होते हैं, हाई रिएक्टिव। कौन से होते हैं बच्चों, हाई रिएक्टिव, ठीक है। ये 3 तरह के आपके जो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज अपन ने पूरी पढ़ी थी ऐसे KN वगैरह वाली। तो इसमें सबसे जो ऊपर वाले हैं वो क्या है, सबसे ज्यादा हाई रिएक्टिव है। फिर आपके जो मिडिल वाले हैं वो क्या है, मिडिल रिएक्टिव है। और जो सबसे ज्यादा नीचे है वो क्या है बच्चों, लो रिएक्टिव है। और अपन ने पहले देख लिया था कि जो AG और AU है वो क्या है, वो तो अपनी नेटिव स्टेट्स में रहते हैं, तो वो तो अपन को नेटिव स्टेट्स में ही मिलते हैं, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर अपन देखेंगे इन तीनों में कैसे क्या होता है, मेटल का एक्सट्रैक्शन होता है, वो डिफरेंट मेथड से होता है। तो लो रिएक्टिव में कैसे होता है, मिडिल रिएक्टिव में कैसे होता है, और फिर आप क्या पढ़ोगे बच्चों कि हाई रिएक्टिव में कैसे होता है। तो सबसे पहले जो लो रिएक्टिव होते हैं उसके एग्जाम्पल अपन जैसे ले ले, जैसे एक तो आपका हो गया मरकरी और एक हो गया आपका कॉपर। क्या हो गया बच्चों, मरकरी और कॉपर, ये जो क्या होते हैं आपके बहुत ज्यादा लो रिएक्टिव होते हैं। तो लो रिएक्टिव के लिए क्या करना चाहिए बच्चों आपको, फिर आप क्या करोगे, एक तो हीटिंग करोगे। हीटिंग को मैं ऐसे ट्रायंगल से बता रही हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या है बच्चों, हीटिंग करोगे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ में। ऑक्सीजन के साथ में जैसे उसकी हीटिंग करोगे तो ये जनरली लो रिएक्टिव वाले वैसे ही हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आपने Ag है, ठीक है बच्चों, AgS है। AgS क्या होता है, ये आपका एक और होता है जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, सिनाबर। क्या बोलते हैं इसको, सिनाबर। हाँ तो बच्चों यहाँ पर आपका AgS था वो क्या है, सिनाबर है। AgS क्या होता है बच्चों, सिनाबर, ठीक है। इसके आपने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवाई, ठीक है। तो ये क्या बनेगा आपका, ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, ऑक्साइड। और ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका SO2 निकल जाएगा। जो बच्चों आपके लो रिएक्टिव जो होते हैं ना मेटल, जितने भी आपके लो रिएक्टिव मेटल होते हैं वो जनरली किसकी फॉर्म में होते हैं, ऑक्साइड की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में होते हैं बच्चा, ऑक्साइड की फॉर्म में। और मैंने जब मैं आपको बता रही थी ओर के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि जो ऑक्साइड वाले जो आपके ओर होते हैं वो बहुत ज्यादा इजीली क्या हो जाते हैं, एक्सट्रैक्ट हो जाती है उनसे मेटल। क्योंकि इजीली क्यों हो जाती है, क्योंकि अपन ने सिर्फ इसको हीट करा और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवा दी, तो इसने क्या कर दिया अपन को, ये क्या दे दिया, मेटल ऑक्साइड दे दिया और सल्फर डाइऑक्साइड दे दिया, ठीक है। फिर इस मेटल ऑक्साइड के मैंने दोबारा जब मैं इसकी फर्दर हीटिंग कराऊंगी, हीटिंग में इस ट्रायंगल से बता रही हूँ, तो ये आपका Ag अलग निकल जाएगा और आपका O2 अलग निकल जाएगा। तो मुझे यहाँ पर मेरा मेटल मिल गया, यहाँ पर मुझे मेटल चाहिए था, वो मेटल मुझे मिल गया। तो ऐसे आपके लो रिएक्टिव एलिमेंट में होता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद में पढ़ती हूँ मिडिल रिएक्टिव एलिमेंट कौन से होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, मिडिल रिएक्टिव एलिमेंट आपके कैसे करेंगे, ठीक है। तो मिडिल रिएक्टिव में क्या होते हैं बच्चों, ये 2 टाइप के होते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो आपके लो रिएक्टिव मेटल होते हैं वो कौन सी फॉर्म में होते हैं, जनरली ऑक्साइड की फॉर्म में होते हैं। कौन सी फॉर्म में होते हैं बच्चों, ऑक्साइड की फॉर्म में। जो यहाँ पर जो मिडिल रिएक्टिव वाले होते हैं ना बच्चों, वो किसकी फॉर्म में हो सकते हैं, सल्फाइड की फॉर्म में भी हो सकते हैं और कार्बोनेट की फॉर्म में भी हो सकते हैं। कौन सी फॉर्म में हो सकते हैं, 2 फॉर्म में हो सकते हैं, एक तो सल्फाइड और कार्बोनेट। और मैंने अभी आपको बताया कि जो ऑक्साइड है वो सबसे ज्यादा इजी फॉर्म है, तो इनको भी मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों, ऑक्साइड में। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं सल्फाइड और कार्बोनेट जो और है मेरा, उसको किस में कन्वर्ट करूंगी, ऑक्साइड और में कन्वर्ट करूंगी। इसके 2 प्रोसेस होते हैं बच्चों, इसको करने के लिए इन दोनों के अलग अलग प्रोसेस होते हैं, ठीक है। जब मैं किसी सल्फाइड और को ऑक्साइड में कन्वर्ट करूंगी तो उसको मैं क्या बोलूंगी बच्चों, रोस्टिंग। क्या बोलूंगी, रोस्टिंग मतलब क्या है बच्चों, मैं किसकी रिएक्शन करवा रही हूँ, हीट कर रही हूँ और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कर रही हूँ, प्लस O2 हीट कर रही हूँ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो उसको क्या बोलूंगी, रोस्टिंग, ठीक है। और कार्बोनेट और के फॉर्म में, कार्बोनेट और को जब मैं ऑक्साइड फॉर्म में करूंगी तो उसको बोलते हैं कैल्सिनेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, कैल्सिनेशन। क्या बोलते हैं बच्चों,
कैल्सिनेशन प्रोसेस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हीटिंग होती है पर इसमें O2 की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब एब्सेंस ऑफ O2 में होता है। ये प्रेजेंस ऑफ O2 में होगा और ये बच्चों एब्सेंस ऑफ O2 में होगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं रोस्टिंग कराऊंगी, तो रोस्टिंग की अगर मैं आपको एक रिएक्शन बताऊं, तो रोस्टिंग के अपन रिएक्शन देखते हैं बच्चों। जैसे यहाँ पर मैंने क्या लिया, मेरा जो एक सल्फाइड और था वो था ZnH। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जो ZnS होता है अपना, उसको क्या बोलते हैं, जिंक ब्लेंड बोलते हैं, ठीक है, जिंक ब्लेंड बोलते हैं। इसकी मैंने किसके साथ कराई बच्चों, O2 के साथ में रिएक्शन करवाई, और जैसे ही मैंने इसकी O2 के साथ में रिएक्शन करवा के हीट कराया, तो मेरे को मिल गया, क्या मिल गया, मेरा मेटल ऑक्साइड मिल गया और यहाँ पर SO2 मिल गया। तो मुझे जो चाहिए था मेरा मेटल ऑक्साइड, वो मुझे यहाँ पर मिल गया ZnO, ठीक है बच्चों। इसके बाद कैल्सिनेशन प्रोसेस में क्या होता है, ये किसकी एब्सेंस में होती है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, और हीटिंग तो इसमें भी होती है। तो जैसे मैं बात करूँ आपका ZnCO3 मैंने एक लिया, अब इसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन है, तो मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस क्यों डालूं, इसमें बच्चों ऑलरेडी ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इसको मैं जनरली हीट करूंगी, और हीट करूंगी तो मुझे मेरा ZnO प्लस क्या मिल जाएगा, मेरा CO2 मिल गया, ठीक है बच्चों। यहाँ पर ये बन गया, यहाँ पर क्या बनता है, ZnO मिल गया, यहाँ पर भी ZnO मिल गया, मतलब मुझे जो चाहिए था ऑक्साइड फॉर्म में और वो मुझे मिल गया। पहले क्या हुआ बच्चों, सल्फाइड और कार्बोनेट और की मेरे यहाँ पर मिडिल रिएक्टिव जो एलिमेंट, जो भी मिडिल रिएक्टिव मेटल होती है वो सल्फाइड और कार्बोनेट और की फॉर्म में होती है। इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया ऑक्साइड और में, जिसकी प्रोसेस में सल्फाइड को जब मैं ऑक्साइड को करूंगी तो रोस्टिंग बोलेंगे, और कार्बोनेट को जब करूंगी तो कैल्सिनेशन बोलेंगे। C से याद रखना है, और S से क्या रखना है बच्चों, R याद रखना है। पर हुआ क्या, जो भी मिडिल रिएक्टिव एलिमेंट थे उनको मैंने सल्फाइड और कार्बोनेट और थे, ठीक है। मिडिल रिएक्टिव में जो सल्फाइड और था उसको जब मुझे ऑक्साइड और में कन्वर्ट करना है, तो मैंने रोस्टिंग प्रोसेस से करा, जहां पर मेरे को यहाँ पर क्या मिल गया, ऑक्साइड और मिल गया, ठीक है। जब मैंने कार्बोनेट को करा तो वो एब्सेंस ऑफ O2 में होगा, ये प्रेजेंस ऑफ O2 में होगा, और मुझे यहाँ पर भी जो मुझे चाहिए था ऑक्साइड और के प्रेजेंस में वो मुझे मिल गया। अच्छा, अब क्या करूंगी, अब मुझे जब ऑक्साइड के फॉर्म में मिल गया, अब आगे मुझे क्या करना है बच्चों, इसमें मुझे क्या करना है, एक रिड्यूसिंग एजेंट डालना है, ठीक है। एक रिड्यूसिंग एजेंट क्या है बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट, जो कि क्या हो सकता है, कार्बन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, पर मैं यहाँ पर कार्बन मान रही हूँ। कार्बन के साथ में मैं क्या कराऊंगी बच्चों, हीटिंग करवाऊंगी। ये क्या है, कार्बन के साथ में मैं जैसे ही हीटिंग कराऊंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों, मेरा मेटल मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, जैसे मैंने ZnO है, इसकी जब कार्बन के साथ रिएक्शन करवाई तो Zn मिल गया, प्लस ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, तो मुझे मेरा जो प्योर मेटल चाहिए था वो बच्चों मिल गया। तो ऐसे जो मेरा मिडिल रिएक्टिव एलिमेंट थे उन्होंने क्या करा बच्चों, मिडिल रिएक्टिव मेटल ने इस तरह से क्या करा, एक्सट्रैक्शन करा। उसके बाद बच्चों मेरा सबसे लास्ट आता है हाईली रिएक्टिव जो मेरे मेटल है, वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जो है मेरे मेटल है जो कि, तो मैं उनको बच्चों जनरल हीटिंग से नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर क्या करवाना पड़ता है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। कैसा रिडक्शन करवाना पड़ता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ठीक है। अब सबसे पहले आप पूछोगे कि मैम ऐसी कौन सी मेटल होती है, ये तो बता दो। तो वो कौन कौन सी होती है बच्चों, एक तो आती है आपकी पोटेशियम, एक होती है आपकी कैल्शियम, और बच्चों इसके अलावा होती है आपके एल्यूमिनियम, और एक सोडियम भी होती है आपकी, ठीक है बच्चों। ये सब क्या है, बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होती है। और यहाँ पर कौन कौन सी होती है बच्चों, जैसे आपका हो गया Zn, Pb, है ना, ये सब क्या होती है, बहुत ज्यादा मिडिल रिएक्टिव वाली होती है। और ये अपन ने देख ही लिया कौन सी होती है, मर्क्यूरी और कॉपर, ठीक है बच्चों। यहाँ पर मैं क्या करूंगी, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कराऊंगी। इसके लिए सबसे पहले जो भी मेटल है उसको मुझे मेल्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या करा बच्चों, मेटल को मेल्ट कर दिया, ठीक है। मेल्ट करने के बाद कुछ नहीं, मैंने उस मेटल को क्या करा, एक इलेक्ट्रोलाइटिक क्या करा बच्चों, एक यहाँ पर ये मेरी मेटल है जो मेल्ट फॉर्म में, यहाँ पर मैंने क्या करा, 2 इलेक्ट्रोलाइट लगा दिए, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट क्या कर दिया, मैंने प्रोड्यूस कर दिया। बस ये वाला क्या है आपका बच्चों, ये तो है आपका कैथोड। जो नेगेटिव होता है बच्चों वो कैथोड होता है, और जो आपका पॉजिटिव होता है वो क्या होता है, एनोड होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में मैं करवाऊंगी क्या, जो मेरा NaCl है, क्योंकि NaCl बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है बच्चों। तो NaCl जैसे मेरा है रॉक सॉल्ट, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, उसको मैंने सबसे पहले मेल्ट कर लिया। मेल्ट करके मैंने क्या करा, उसको यहाँ पे क्या करा, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में रख दिया, ठीक है बच्चों। यहाँ पर क्या होगा, जो आपका सोडियम है ना वो मेल्ट होकर जो नेगेटिव है, क्योंकि सोडियम क्या है आपका पॉजिटिव होता है, कैसा होता है बच्चों, सोडियम पॉजिटिव होता है। तो जो आपका सोडियम है वो पॉजिटिव होता है, तो वो किस पे चल जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव पे जाएगा, मतलब कैथोड पे जाएगा। और जो आपका कैल्शियम है वो क्या होता है बच्चों, नेगेटिव होता है, तो वो किस पे जाएगा, पॉजिटिव पे जाएगा, मतलब एनोड पे जाएगा। इस पे कौन सा जाएगा, आपका कैल्शियम जाएगा, Cl- यहाँ पर Na पॉजिटिव जाएगा। तो ये बस इसी तरह से इसका सेपरेशन हो जाता है कि यहाँ पर सोडियम अपन को मिल जाता है और कैल्शियम अलग हो जाता है। तो इस तरह से किसका होता है, हाईली रिएक्टिव जो भी आपकी मेटल होती है उनका रिडक्शन होता है। यहाँ पर अपन ने पढ़ लिया लो रिएक्टिव, मिडिल रिएक्टिव और हाई रिएक्टिव किस तरह से उनका एक्सट्रैक्शन होता है।
जो बच्चों नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं वही जो मैंने आपको बताया कि एक्सट्रैक्शन कैसे होता है। सबसे पहले कैल्सिनेशन प्रोसेस होती है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैल्सिनेशन में क्या होता है, जो कार्बोनेट और होते हैं उनको ऑक्साइड और में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है बच्चों। और वैसे ही जो रोस्टिंग होती है उसमें क्या करा था अपन ने, जो भी सल्फाइड और थे उनको किसमें कर दिया, ऑक्साइड और में कन्वर्ट कर दिया। ये पार्ट मैं आपको पढ़ा चुकी थी कि मेटल ऑक्साइड का जो कन्वर्जन करवाएंगे किसमें, मेटल में, तो इसलिए मैंने क्या करा था, रिड्यूसिंग एजेंट यूज करे थे। जैसे कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं बच्चों, कार्बन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, एल्यूमिनियम भी अपन यूज करते हैं। एल्यूमिनियम भी क्या करते हैं बच्चों, अपन यूज करते हैं। एल्यूमिनियम का जो अपन एल्यूमिनियम को जब रिडक्शन करवाते हैं तो वहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन होती है बच्चों, जो आपके बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है, वो होती है थर्माइट रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको, थर्माइट रिएक्शन। बच्चों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसमें कुछ नहीं होता, जो आपका क्या होता है बच्चों, आयरन होता है, आयरन का जो ओर होता है, क्या बोलते हैं इसको, आयरन का जो ओर होता है, उसकी जब मैं एल्यूमिनियम के साथ में उसको रिड्यूस करवाती हूँ तो ये Al2O3 बन जाता है और आपका जो आयरन होता है वो निकल जाता है। पर बच्चों ये जो रिएक्शन होती है ना, ये बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कैसी रिएक्शन होती है, हाईली एक्सोथर्मिक। और हाईली एक्सोथर्मिक का होने की वजह से जो आपका आयरन होता है ना, वो भी क्या होता है, मेल्ट हो जाता है। आयरन कितना ज्यादा सॉलिड और हार्ड होता है, वो भी मेल्ट हो जाता है, इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है बच्चों, तो अब अपन क्या करेंगे, अब अपन इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चंस के लिए सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ऑक्साइड और, इनमें से कौन सा है जो ऑक्साइड और है। तो ये क्या होता है, बॉक्साइट किसका होता है बच्चों, आपका एल्यूमिनियम का होता है, क्यूपराइट कॉपर का होता है, हेमेटाइट आयरन का होता है। तो सारे के सारे क्या है बच्चों, ये आपके ऑक्साइड और ही है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, हेमेटाइट किसका होता है बच्चों, किसका होता है, आयरन का होता है। ठीक है, ये किसका होता है आपका, क्यूपराइट कॉपर का होता है। और जो आपका बॉक्साइट होता है वो किसका होता है बच्चों, एल्यूमिनियम का होता है। हॉर्न सिल्वर इज, जो हॉर्न सिल्वर होती है वो भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट लगवाई थी, वो क्या होता है बच्चों, एक तरह का हैलाइट और होता है। ठीक है, इसके बाद है कार्नेलाइट इज। कार्नेलाइट क्या होता है, इसमें से ये होता है बच्चों, ये KCl + MgCl2.6H2। ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन आ गया, पर ठीक है। रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज फ्रॉम ओर इज नोन एज, जो रिमूवल हो रहा है इम्प्योरिटी का फ्रॉम ओर। अच्छा, मैंने आपको बताया था इसकी 4 प्रोसेस थी। सबसे पहले क्या थी बच्चों, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। क्या हो रहा था सबसे पहले, क्रशिंग और ग्राइंडिंग। फिर क्या हो रहा था बच्चों, फिर आपका हो रहा था, क्या हो रहा था उसके बाद, इनरिचमेंट ऑफ ओर हो रहा था। ठीक है, इनरिचमेंट और क्या बोलते हैं इसको, कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, इनरिचमेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ ओर हो रहा था। ठीक है, उसके बाद अपन ने अभी जस्ट पढ़ा जो है वो क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, सॉरी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। और जो लास्ट होता है आपका वो क्या होता है बच्चों, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। मतलब जहां पर क्या होता है, मेटल क्या होती है, प्योर होती है। क्या होती है, प्योर होती है। क्योंकि मेटल भी क्या होती है, इम्प्योर फॉर्म में होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है, इम्प्योरिटीज को जो अपन हटाते हैं वो किस में हटा रहे थे, कंसंट्रेशन और इनरिचमेंट ऑफ ओर में क्या कर रहे थे, जहां पर जो भी गैंग और इम्प्योरिटीज थी उसको हटा रहे थे। ठीक है, फिर फिफ्थ है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड इन द कंसंट्रेशन ऑफ हेमेटाइट ओर। हेमेटाइट ओर क्या होती है बच्चों, आयरन का ओर होता है। ये किसके लिए यूज किया जाता है बच्चों, मैग्नेटिक सेपरेशन के लिए। हेमेटाइट ओर की किसके लिए यूज किया जाता है, मैग्नेटिक सेपरेशन उसमें होता है। मैग्नेटिक सेपरेशन मतलब डिफरेंस इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। और तो उसमें क्या होगा, किसी मैग्नेट से अटैच हो जाएगा, जो इम्प्योरिटीज है वो नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में अलग हो जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हीटिंग ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इन एब्सेंस ऑफ एयर फॉर कन्वर्जन ऑफ ऑक्साइड ओर। ये भी मैंने आपको बताया था कि जो आपका कौन सा होता है बच्चों, इसमें क्या आएगा, कैल्सिनेशन प्रोसेस। जो आप भी आपका कार्बोनेट ओर होते हैं उनको आपको ऑक्साइड ओर में चेंज करना पड़ता है, पर इसमें ऑलरेडी क्या होती है आपकी, क्या होती है, जैसे आपका ZnCO3 ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो इसलिए आपको यहाँ पर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती और ये एब्सेंस ऑफ एयर में होता है। सिर्फ जनरली हीट करवाते तो आपका ऑक्साइड और बच्चों यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, फिर आता है प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग की जो प्रोसेस है बच्चों वो कहाँ पर होती है, रिवर्बरेटरी फर्नेस में होती है। ये भी आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। ठीक है बच्चों, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसिंग एजेंट इज यूज्ड इन केमिकल रिडक्शन। केमिकल रिडक्शन में से इनमें से कौन सा यूज करता है, मैंने आपको बताया था कार्बन भी यूज होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड में मैंने आपको बताया था, और एल्यूमिनियम भी बताया था। तो इसका आंसर जाएगा ऑल ऑफ दीज। ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनिया। एल्यूमिना के रिडक्शन के लिए आप क्या यूज करोगे, कोक करोगे, कार्बन मोनोऑक्साइड कराओगे, एल्यूमिनियम कराओगे। तो बच्चों इसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। जो भी एल्यूमिना वाले जो रिडक्शन होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ही होते हैं। फिर ये पूछा है, लिक्वेशन मेथड इज यूज्ड
फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल, इनमें से किसके लिए आपको लिक्विफिकेशन का यूज लगेगा। तो बच्चों इन सभी में ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा, सभी के लिए लिक्विफिकेशन मेथड यूज होगा। इसके बाद बच्चों अपन नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कोरोजन। क्या पढ़ेंगे बच्चों, कोरोजन। कोरोजन क्या होता है बच्चों, जो अपन ने चैप्टर फर्स्ट में भी पढ़ा था। कोरोजन का मतलब क्या होता है, किसी भी मेटल पे क्या होता है, एक ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है जो कि क्या करती है, उसको नुकसान पहुंचाती है। क्या करती है बच्चों, नुकसान पहुंचाती है। और मोस्टली जो अपन कोरोजन देख रहे थे वो किस में होता है, एक तो आयरन में हो रहा था बच्चों, एक कॉपर में हो रहा था और एक किस में होता है, सिल्वर में मेनली होता है। सिल्वर में मतलब वो थोड़ा ब्लैक कोटिंग हो जाती है, उसके ब्लैक हो जाता है जो आपकी सिल्वर की ज्वेलरी होती है। कॉपर क्या होता है, थोड़ा ग्रीनिश ग्रीनिश हो जाता है। आयरन जो होता है वहां पर क्या होती है, रस्टिंग होती है, जो अपन ब्रिजेस वगैरह बहुत सारी जगह पे देखते हैं। तो आयरन क्या होता है, जब किसी आप आयरन के मेटल को मॉइस्चर और एयर में रखते हो तो उसमें क्या होता है, रस्टिंग हो जाती है। ठीक है, किसकी वजह से होती है, वो एयर की वजह से होती है, वाटर की प्रेजेंस की वजह से होती है। और वहां पर क्या होती है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होती है, मेटल होती है जो दूसरे को रिप्लेस कर देती है, जिसकी वजह से कोरोजन होता है। तो इसके प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं अपन, तो वहाँ वो अपन यहाँ पर देखेंगे। एक तो अपन प्रिवेंशन कर सकते हैं कि अपन अगर इसके ऊपर पेंट या ग्रीस किसी की लेयर लगा दे या पेंट कर दे तो उससे भी कोरोजन बच सकता है। इसके अलावा आयरन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग इट विद द थिन लेयर ऑफ अनदर मेटल। मतलब आपने इसकी किसी और मेटल के साथ में इसकी क्या कर दोगे, कोटिंग कर दोगे। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, गैल्वेनाइजेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, जिंक जो होता है ना, जिंक की कोटिंग की जाती है, इससे क्या होता है, मेटल जितनी भी होती है वो प्रोटेक्ट हो जाती है। लास्ट आता है आपका अलॉय। बाय अलॉइंग मतलब क्या होता है, सम मेटल व्हेन अलॉयड विद अदर मेटल बिकम मोर रेजिस्टेंट टू कोरोजन। मतलब क्या करोगे आप, किसी मेटल को, दो मेटल को एक साथ रख दोगे तो उससे क्या होगा बच्चों, वो जो मेटल है दोनों प्रोटेक्ट हो जाएगी। जैसे अगर मैं आपकी बात करूं तो जो आपका क्या बोलते हैं गोल्ड होता है, गोल्ड क्या होता है बच्चों आपका 24 कैरेट होता है। ठीक है, ये जो 24 कैरेट होता है ना, ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है और इससे आप ज्वेलरी नहीं बना सकते हो। तो आप क्या करते हो, गोल्ड में कुछ क्या करते हो, कुछ % डालते हो, किसका, या तो कॉपर का डालोगे या फिर किसका डालोगे बच्चों, सिल्वर का डालोगे। इसको क्या बोलते हैं, फिर ये 22 कैरेट बनता है। जो अपना स्पेशली जो इंडिया है वहां पर जो गोल्ड होता है वो कितना होता है, 22 कैरेट होता है। तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा अपन एक हाफ पार्ट में उसके कॉपर और सिल्वर मिक्स करते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपने पढ़ लिया। फिर अपन क्या किसकी पढ़ेंगे, कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की सरफेस जो कोरोजन होती है उससे क्या होता है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ डल लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर द एल्यूमिनियम मेटल लूजेस इट्स शाइनी एंड वेरी सून आफ्टर यूज। मतलब एल्यूमिनियम पे भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है और वो उसकी जो शाइनीनेस है वो उसकी रिड्यूस होती है। कोरोजन ऑफ कॉपर मैंने आपको बताया। अभी उसमें क्या होता है, कोरोजन ऑफ कॉपर में क्या होता है, व्हेन कॉपर ऑब्जेक्ट मेन्स इन अ डम्प एयर फॉर अ कंसिडरेबल टाइम देन कॉपर रिएक्ट्स स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू फॉर्म अ ग्रीन कोटिंग। मैंने आपको बताया था, जब भी आप कोई जो आपके कार्बन के बर्तन है कभी उनको छत पे रख देते हो ना, उसमें ग्रीन ग्रीन कवरिंग हो जाती है। वो जो ग्रीन कलर बनता है ना, वो क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ में रिएक्ट कर जाता है आपका कॉपर और वो क्या करता है, ग्रीन कोटिंग बना लेता है। सिल्वर में क्या होता है बच्चों, एक थोड़ा आपकी जो सिल्वर की ज्वेलरी होती है उसमें एक ब्लैक कोटिंग हो जाती है। ठीक है, ये आपका हो गया। अलॉय क्या होता है अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको बताया बच्चों अलॉय क्या होता है, जब आप एक मेटल के साथ में दूसरे मेटल को कंबाइन करते हो उससे क्या होता है, उसकी फॉर्म को क्या बोलते हैं, अलॉय बोलते हैं। एंड अलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स। जब दो मेटल कोई कंबाइन होती है तो उसी को क्या बोलते हैं, अलॉय बोलते हैं। कुछ जो फेमस ऑयल है जैसे ब्रास जो होता है ना, ब्रास किससे बना के होता है बच्चों, कॉपर और जिंक दोनों से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में यूज करते हैं। इसके अलावा आप जो ब्रोंज देखते हो ना, ब्रोंज के मेडल वगैरह भी आते हैं, तो ब्रोंज किसमें करता है बच्चों, कॉपर और किससे बना होता है, ये एसिन से बना होता है। फॉर मेकिंग स्टैचू, कुकिंग यूटेंसिल एंड कॉइन्स, इससे बहुत सारे ब्रोंज के जो पहले कॉइन्स चलते थे। जो जर्मन सिल्वर होता है वो किससे, कॉपर, जिंक और किससे बना होता है बच्चों, निकल से बना होता है। फिर गन मेटल जो होती है, बेल मेटल होती है, इस तरह से जो आपके अलॉय होते हैं वो होते हैं जब दो मेटल को आप मिक्स करते हो। ठीक है बच्चों, इसके बाद आता है आपका कंपोजिशन प्रॉपर्टीज ऑफ अलॉय ऑफ आयरन। आयरन के जो अलॉय होते हैं ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें क्या होता है, स्टेनलेस स्टील होती है, निकल स्टील होती है और एक क्या होती है, अल्निको होती है। ठीक है बच्चों, ये इसके बाद आपका आता है अमलगम। अमलगम क्या होता है, जैसे अभी अपन ने पढ़ा अलॉय दो मेटल को मिक्स करके अपन बनाते हैं, वैसे अमलगम क्या होता है, मेटल और मर्क्यूरी का मिक्सचर होता है। बच्चों अपन ने जो अभी पढ़ा अलॉय में क्या होता है, कोई से भी दो मेटल थी। ठीक है, यहाँ पर अमलगम में क्या होता है, अमलगम में क्या होता है, एक मेटल होता है और एक मर्क्यूरी होता है। क्या होता है बच्चों, एक मेटल होता है और मर्क्यूरी होता है। बहुत बार वो शॉर्ट आंसर टाइप में अमलगम पूछ लेता है। जैसे कि इसका एग्जांपल है सोडियम अमलगम कंटेन सोडियम एंड मर्क्यूरी। जो सोडियम अमलगम अपन देखते हैं उसमें क्या होता है, सोडियम और मर्क्यूरी होता है। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया। अपन थोड़े इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ये पूछ रहा है जो प्योर गोल्ड है इज इक्वल टू, प्योर गोल्ड कितना होता है, मैंने आपको भी बताया कितना होता है, प्योर गोल्ड तो 24 कैरेट होता है। पर जनरली अपन प्योर गोल्ड यूज नहीं करते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। ठीक है,
फिर आपका फूड केन्स आर कोटेड विथ थिन एंड नॉट विथ जिंक, बिकॉज जो फूड केन्स होती है ना आपकी, वो किससे, टिन से नहीं कोट होती पर जिंक से होती है, क्योंकि जिंक इज कॉस्टलियर। इसका आंसर क्या है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। क्यों नहीं होता, क्यों अपन फूड केन्स में टिन को नहीं यूज करते, मगर टिन को यूज करते हो, जिंक को नहीं करते, क्योंकि जिंक बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा केमिकल रस्ट क्या होता है, तो केमिकल रस्ट जो अपन ने अभी देखा कि जो आयरन है वो क्या करता है, एयर और किसकी, मॉइस्चर के फॉर्म में क्या करता है बच्चों, ओनली फेरिक ऑक्साइड फॉर्म करता है, फेरिक ऑक्साइड फॉर्म करता है, जिससे इसको अपन क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन वेसल फ्रॉम रस्टिंग, तो अप्लाइंग ग्रीस करके, पेंट करके, अप्लाइंग कोटिंग ऑफ जिंक। अच्छा, कोटिंग ऑफ जिंक को क्या बोलते हैं बच्चों, ये मैंने आपको अभी बताया था, गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। कोई से भी मेटल होती है ना, उसको जिंक के साथ कोट किया जाता है, तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे, ऑल ऑफ दीज। ठीक है बच्चों, इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर नेसेसरी फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन, प्रेजेंस ऑफ वाटर, प्रेजेंस ऑफ एयर, नहीं, प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर बोथ, वहां पर मॉइस्चर भी चाहिए और एयर भी चाहिए, तो वाटर और एयर दोनों की प्रेजेंस चाहिए। हाँ, तो बच्चों यहाँ पर आपका जो ये चैप्टर है वो हो जाता है खत्म। और बच्चों इस चैप्टर को खत्म होने से पहले मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि बच्चों जाकर अपनी एनसीईआरटी बिल्कुल पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि चैप्टर थोड़ा लेंदी है। मैं आपको फिर भी एक बार समराइज करवा देती हूँ। अपन ने सबसे पहले मेटल एंड नॉन मेटल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, फिर अपन ने देखा कि एक मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बना रही थी बच्चों, आयनिक कंपाउंड बना रही थी, फिर अपन ने इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी। इसके बाद अपन ने देखा कि अकरेंस ऑफ मेटल क्या होता है, तो अकरेंस में क्या होता है बच्चों, मेटल का अकरेंस ऑफ मेटल में, मिनरल में क्या होता है बच्चों कि ना, जो मिनरल जो अपना मेटल है वो मिनरल की फॉर्म में मिलता है, और की फॉर्म में मिलता है, उसमें गैंग और इम्प्योरिटीज भी होती है। फिर अपन ने देखा कि अपन क्या कर रहे थे, मेटलर्जी के प्रोसेस से और को क्या कर रहे थे बच्चों, क्या कर रहे थे, और में से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। इसके अपन ने फर्दर 4 प्रोसेस पढ़े, जिसमें क्या था, क्रशिंग और ग्राइंडिंग था, फिर अपन ने क्या करा, इनरिचमेंट और कंसंट्रेशन ऑफ ओर था। ठीक है बच्चों, फिर क्या था आपका, इनरिचमेंट और कंसंट्रेशन था। इसके बाद क्या था बच्चों, क्रशिंग था बच्चों, फिर इनरिचमेंट था। इसके बाद क्या था आपका, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल था, और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के बाद क्या था बच्चों आपका, रिफाइनिंग ऑफ मेटल था। रिफाइनिंग ऑफ मेटल में भी बच्चों क्या करते हैं अपन, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन ही कर रहे थे। ठीक है, तो फिर इसमें अपन ने मेटलर्जी प्रोसेस में ये चारों प्रोसेस पढ़ी। इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने बच्चों इसके बाद क्या पढ़ा है कि जो भी आपके कोरोजन होता है, कोरोजन किस टाइप का होता है, आयरन में होता है, सिल्वर में होता है, और एक किस में होता है, कॉपर में होता है। फिर अपन ने क्या पढ़े बच्चों, अलॉय पढ़े। अलॉय क्या थे, 2 मेटल के फॉर्मेशन से बन रहे थे। इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, अमलगम पढ़ी। अमलगम में क्या होता है, एक तो कोई मेटल होती है और एक क्या होता है बच्चों आपका मरकरी होता है, और एक और गैल्वेनाइजेशन होता है, जब भी मेटल को जिंक से कोट कर दो तो उससे भी अपन कोरोजन से बचा सकते हैं। तो ये मेनली क्या थे बच्चों, प्रिवेंशन के मेथड थे। तो यहाँ पर बच्चों जो आपका पूरा चैप्टर है वो मैंने एक बार आपको समराइज कर दिया, और इसी फॉर्म में आपको चैप्टर को रिवाइज करना है, और जैसे ये टॉपिक लिख रखे हैं वैसे ही आपको एग्जैक्टली इस चैप्टर को पढ़ना है। इसी के साथ जो आपको पता है, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको जाके आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि इसकी पीडीएफ भी आपको वहीं पर मिलेगी। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू अचीव योर डिजायरेबल स्कोर। थैंक यू।